जय श्री राम, हर हर महादेव, जय खाटू श्याम। तो आज तो करना है सर्कुलर मोशन का वन शॉट। ठीक है, तो इसमें एक बार में सर्कुलर मोशन पूरा बेसिक से एडवांस तक कर डालेंगे। आप इसे रिवीजन मान सकते हो। वैसे तो वन शॉट मेरे हिसाब से रिवीजन के लिए ही होता है, क्योंकि वन शॉट में आप उतना डिटेल नहीं पढ़ सकते जितना डिटेल आप उसमें पढ़ सकते हो लेक्चर वाइज। हाँ, वन शॉट में लेक्चर के पूरे कंटेंट हो सकते हैं, पर आपको जो लेक्चर वाइज में समझने सोचने का समय मिलेगा ना, जब आप लेक्चर देखोगे तो वहाँ पे जो टीचर जिस ढंग से बोलता है, तो वहाँ पे जो आपका ब्रेन कैलकुलेशन लचता है, वो जो लचना है वो ताते थे वन शॉट में नहीं आती। ठीक है, तो कोटा के जो टीचर्स हैं, नामी टीचर्स हैं, उनसे आप कभी भी पूछ लेना। जो कोटा में टॉप बैचेस या एसआरजी बैचेस को पढ़ाते हैं ना टीचर, वो कभी भी वन शॉट तो ऐसा टूल रिकमेंड नहीं करते। ज़्यादा से ज़्यादा ये बोल देंगे कि रिवीजन के लिए देख लो। और जो बहुत से टीचर तो ये भी बोलते हैं कि रिवीजन के लिए भी बेकार है। रिवीजन के लिए क्या, सीधा बुक उठाओ और बताते थे वो करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। पर अगर आप एक बार पढ़ चुके हैं, आप ताते थे आपको कंसेप्ट उतने सही से समझ में नहीं आए, या ताते थे हैं सही से याद नहीं आ रहे, तो आप वन शॉट देख सकते हैं। ठीक है, तो चालू करते हैं सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन जो टॉपिक है, ये सर्कुलर मोशन जो ये टॉपिक है, इसमें अंदर तो है ना बेसिकली। रुक जाओ, पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्पेस बढ़ा लेता हूँ। हम्म, 2 मिनट। ठीक है, हुआ इतना। तो सर्कुलर मोशन में होता क्या बेसिकली समझना। एक पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में घूमता है। एक पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में घूमता है तो वो क्या कहलाया जाता है, सर्कुलर मोशन। मतलब मान लो ये है एक सर्कल, मान लो ये है एक सर्कल, हाँ कि ना, और ये है इसका सेंटर। तो इस सेंटर के अराउंड, इस सेंटर से अराउंड एक पार्टिकल है, वो इस सेंटर के अराउंड है ना ताते थे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर। और आपका ऑब्जर्वर जो है, आपका ऑब्जर्वर जो है वो किधर है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑब्जर्वर आपका सेंटर पे ही होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑब्जर्वर जो है वो आपका सेंटर पे ही होगा, हाँ कि ना। यस सर। तो इसे बोलते हैं सर्कुलर मोशन। ये होता क्यों है, देखो बेसिकली, अगर मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर ये v वेलोसिटी से इस साइड जा रहा है, तो अगर एक्सीलरेशन इसी से ही लगती है, मतलब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है, तो आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। अगर एक्सीलरेशन इस साइड रहता है, टी वेलोसिटी और बता देते हैं वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच का एंगल 180 डिग्री रहता है, तो वेलोसिटी एक्सीलरेशन के रेट से डिक्रीज होगी, हाँ कि ना। यस सर। पर अगर 90 से बता देते हैं यानी 0 से 180 के बीच में कुछ भी रहता है, 90 को छोड़ के, तो आंसर क्या होगा कि यहाँ पे ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए। तो अगर 0 डिग्री है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। बता देते हैं अगर 180 डिग्री है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, पर जो पार्टिकल है वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। पर अगर 90, 0 और 180 डिग्री को छोड़ दें, ये तीन एंगल को छोड़ दें, तब अगर एक्सीलरेशन आपका कुछ एंगल बनाता है तो कैसा जाएगा, आंसर है पैराबोला पाथ जाएगा, हाँ कि ना। ये सर, पैराबोला पाथ जाएगा। ये हम लोग किस में पढ़ते हैं, हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं ये चीज़, हाँ कि ना, ये बेसिक सी चीज़। ठीक है, अब मैंने बोला कि 0 डिग्री मैंने समझा दिया थी वेलोसिटी इंक्रीज होगी और वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा। 180 डिग्री में वेलोसिटी डिक्रीज होगी पर वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा। पर वो 90 डिग्री क्यों छोड़ा, तो आंसर है जब अगर अगर एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन, अगर एक कांस्टेंट वैल्यू का या एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का एक्सीलरेशन लगता रहे, अगर एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का एक्सीलरेशन लगता रहे, किसमें बता देते हैं, एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, मैंने बोला डायरेक्शन नहीं, मैंने कांस्टेंट एक्सीलरेशन नहीं बोला, मैंने बोला कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का एक्सीलरेशन, मतलब एक ऐसा एक्सीलरेशन जिसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। अगर वो 90 डिग्री पे लगता रहे, कंटिन्यूसली 90 डिग्री पे लगता रहे, तो ये पार्टिकल जो मोशन करेगा वो क्या हो जाएगा, वो सर्कुलर मोशन हो जाएगा,
जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो सर्कुलर मोशन हो जाएगा। अब ये 90 डिग्री पे लग रहा है और अगर सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अगर मैं 90 डिग्री बनाऊं तो वो किधर जाता है, वो किसके तरफ पॉइंट आउट करता है, तो आंसर है वो सेंटर की तरफ पॉइंट आउट करता है। किस तरफ पॉइंट आउट करता है, सेंटर की तरफ पॉइंट आउट करता है, हाँ कि ना। यस सर। इसका मतलब ये है कि जब भी सर्कुलर मोशन होगा तो बता देते हैं इस साइड एक एक्सीलरेशन लगते ही रहेगी, इस साइड एक एक्सीलरेशन लगती ही रहेगी। इस एक्सीलरेशन तो हम लोग क्या नाम देंगे, इस एक्सीलरेशन तो हम लोग नाम देंगे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर सेकेंड, मतलब जिसका जो डायरेक्शन है वो सेंटर की ओर है, तो इसे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इसलिए बोला जाता है, तो इसका डायरेक्शन तो उस सर्कुलर पाथ पे सेंटर की ओर रहता है, हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो इसे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बोला जाएगा, हाँ कि ना। यस सर। अब जब एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, मान लो ये एक सर्कुलर पाथ है, मान लो ये एक सर्कुलर पाथ है, अरे ये सर्कुलर पाथ कम दिख रहा है, हम्म 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 हम्म। सर्कल क्यों नहीं बन रही है, दिमाग खराब। मान लो ये एक सर्कल है, हाँ कि ना, ये सर्कुलर पाथ है, ये इसका सेंटर है। अब इस सेंटर से बता देते हैं यहाँ पे एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल मूव कर रहा है, तो जब ये मूव करेगा तो इसकी जब हम लोग वेलोसिटी डिनोट करेंगे तो वेलोसिटी डिनोट कैसे करेंगे, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाएंगे, हाँ कि ना। यस सर। और ये जो ये वेलोसिटी को डिनोट करने पे काम आएगा। अब अगर सर्कुलर पाथ के अलोंग दे दी गई है, ऐसे दे दी गई है, ऐसे दे दी गई है, इसका मतलब ये क्या है, या तो ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, या तो ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, या आप इसे स्पीड बोल सकते हो, या आप इसे स्पीड बोल सकते हो, ठीक है, हाँ कि ना। यस सर। दूसरी बात आती है कि मान लो ये है एक पॉइंट ए, अब ये इधर चल के चल दिया, हाँ कि ना, ये इधर चल दिया, हाँ कि ना। यस सर। तो देखो वेलोसिटी जो पहले ऐसे थी अब क्या ऐसे हो गई, तो क्या सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, आंसर है यस। पर क्या स्पीड कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, तो आंसर है यस भी नो भी, कि हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, वो डिपेंड करता है। अब कैसे डिपेंड करता है वो देखेंगे आगे। पर ये देखो कि ये ए से बी में गया तो ये कुछ डिस्टेंस कवर, यानी ये कुछ एंगल कवर किया। जब आप देखेंगे ताते हैं, मान लो एक तरफ से बाइक आ रही है और दूसरी तरफ बाइक जा रही है, मतलब आप रोड के किनारे में खड़े हुए हो, ताते हैं अपने उसका दोस्त का इंतजार कर रहे हो, ठीक है, और ताते हैं आप खड़े हुए हो, आप खड़े हुए हो। अब आप अपने दोस्त का इंतजार कर लो और सामने से एक है ना बाइक जाती है, सामने से एक बाइक जाती है, या आप मान लो सामने से BMW जाती है। जब ये BMW जाती है तो वो राइट साइड से आई, लेफ्ट साइड चल दी, तब BMW तो देखे, हाँ कि ना, वो आपके राइट साइड में थी, आप उसे फॉलो करते करते अपनी मुंडी को लेफ्ट साइड मोड़ लिए, तो आप क्या किए, अपनी मुंडी को, अपने सिर को क्या किए, एंगल में टर्न किए, आप के सिर को एंगल में टर्न किए। तो वही चीज यहाँ पे भी हुआ है, वही चीज यहाँ पे भी हुआ है, यहाँ पे एंगल टर्न हुआ है, हाँ कि ना। तो इसे बोलते हैं थीटा, एंगल तो डिनोट करने के काम क्या आते हैं, थीटा। अब ये जो थीटा है ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हाँ कि ना। यस सर। अब ये जो थीटा है ये एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, पर ये है क्या, एक एंगल, तो इसका वो क्या लगेगा, वैल्यू किस में लगेगा, तो आंसर है एसआई यूनिट में लगेगा, मतलब रेडियन में लगेगा, मतलब पाई के टर्म्स में लगेगा, हाँ कि ना। यस सर। दूसरा आता है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, हम लोग जनरली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। एक और टर्म आता है एंगुलर डिस्टेंस। तो एंगुलर डिस्टेंस क्या होता है, जब हम लोग इस थीटा की ये नहीं देख ले लेते ये थीटा किस साइड मोड़ है, मतलब यहाँ से थीटा जो है वो इस साइड भी मोड़ सकता है, यहाँ से थीटा इस साइड भी मोड़ सकता है, और चाहे तो इस साइड भी मोड़ सकता है। पर लो डायरेक्शन ही देख ले, बस उसका मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, तो वो कहलाने लग जाता है एंगुलर डिस्टेंस। वो क्या कहलाने लग जाता है, वो कहलाने लग जाता है एंगुलर डिस्टेंस, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर। तो मान लो ये एक आपको मैंने बनाते दे दिया है, बता देते हैं, ये मैंने आपको एक क्या बना के दे दिया, मैंने ये आपको बनाते दे दिया है
एक सर्कुलर मोशन, हाँ कि ना, यस सर। यहाँ पे आर क्या होगा, आर वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर रेडियस वेक्टर होता है जो सेंटर से बाहर की ओर पॉइंट आउट कर रहा रहता है। ये बात याद रखना थी, जो रेडियस वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड रेडियस बताते हैं, और इसकी जो वो है बता देते हैं, इसकी जो डायरेक्शन है वो ऑलवेज आउटवर्ड है या ऑलवेज अवे फ्रॉम दी सेंटर है, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। ठीक है, इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है पर इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। आर इसका जो मैग्नीट्यूड है वही है पर इसकी जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो अगर मैं बोलूँ, अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दूँ, टी असर्शन रीजन दे दूँ, टी आर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है पर आर कैप जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। आर कैप क्या है, वेरिएबल है, आर कैप क्या है, वेरिएबल है। तो आंसर हो जाएगा यस, आर कैप क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। समझ में आई इतनी बात, समझ में आई इतनी बात। इससे ज़्यादा अभी तो सर्कुलर मोशन में ये थोड़ी जानोगे कि एक फिक्स पॉइंट के अलावा एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस की दूरी में जितने भी पॉइंट होते हैं वो सबको अगर ट्रेस कर लिया जाए तो वो सर्कल है। अगर उस पाथ में कोई पार्टिकल घूमता है तो उसे सर्कुलर मोशन बोलते हैं। अब वो सब जानने का समय नहीं है, ठीक है। अब आते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगल का डिस्प्लेस होना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये जैसे ये एक सर्कल है, इस सर्कल में मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट आए हम लोग, हाँ कि ना, तो एंगल का डिस्प्लेसमेंट आया। किसका डिस्प्लेसमेंट आया, एंगल का डिस्प्लेसमेंट आया, हाँ कि ना, ये सर। एंगल का डिस्प्लेसमेंट आया मतलब क्या हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। एंगल टर्न हुआ मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो थीटा, इसे कैसे लिया जाता है, तो थीटा की वैल्यू ली जाती है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, हाँ कि ना, ये सर, आर्क अपॉन रेडियस ली जाती है। ये जो आर्क लेंथ है, ये जो आर्क लेंथ है अपॉन ये जो रेडियस की लेंथ है, ये आपके थीटा की वैल्यू ली जाती है, हाँ कि ना, ये सर। देखो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, जहाँ पे एस क्या है, एस है आपकी आर्क लेंथ और आर क्या है, रेडियस, हाँ कि ना, तो एस इज इक्वल टू थीटा आर, एस इज इक्वल टू थीटा आर। अब यहाँ पे जो ये एस है, अब यहाँ पे ये जो एस है ये कहीं ना कहीं आपको बता देते हैं लीनियर डिस्टेंस तो नहीं दिखा रहा, ये कहीं ना कहीं आपको लीनियर डिस्टेंस नहीं दिखा रहा, तो आंसर है यस। ये जो एस है आर्क लेंथ, ये क्या हो जाता है, ये लीनियर डिस्टेंस हो जाता है। ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपके लिए लीनियर डिस्टेंस, हाँ कि ना, यस सर। ये क्या हो जाता है, ये आपके लिए लीनियर डिस्टेंस हो जाता है। वहीं अगर मैं बात कर लूँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट की, अभी तो मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्टेंस की बात की और लीनियर डिस्टेंस की बात की, पर अगर मैं एंगुलर डिस्प्लेस यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट से इस पॉइंट ऐसे होगा, हाँ कि ना, ये सर। ये जो होगा ये होगा आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होगा, ये होगा आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट, हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो अगर मैं देखूं लीनियर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, तो ऐसा सोचो लीनियर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, तो कैसे निकलेगा। मान लो ये एक ऐसा वेक्टर, ये एक ऐसा वेक्टर, हाँ कि ना, यहाँ पे ऐसा है एक रेडियस वेक्टर, यहाँ पे एक ऐसा है एक रेडियस वेक्टर, और ये है आपका बता देते हैं आर, ये है आपका आर, हाँ कि ना, ये सर। ये क्या है आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये है आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट और ये है आपका आर कैप और ये है आपका आर कैप। तो अगर मैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाता हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि आर कैप प्लस डेल्टा आर मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर कैप, हाँ कि ना। पर ये ये क्या है, ये आर वन कैप है, यानी ये आर वन वेक्टर है और ये आर टू वेक्टर है। मैं यहाँ पे कैप कैप बोल दे रहा था। आर वन वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर मतलब जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है इज इक्वल टू आर टू का वेक्टर, हाँ कि ना। तो अब क्या करूँगा मैं, इसे क्या करूँगा बेसिकली डेल आर वेक्टर तो क्या कर दूंगा, आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर, आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर। अब ये देखो आर वन वेक्टर और आर टू वेक्टर सिर्फ डिस्टेंस में यानी सिर्फ डायरेक्शन में डिफर करते हैं, इनका मैग्नीट्यूड सेम है। अब अगर इनका मैग्नीट्यूड सेम है और मैं इसका अगर वो लेना चाहूँ, अब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड सेम है और इसका मैं वो लेना चाहूँ बेसिकली लीनियर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड लेना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, इनका स्क्वायर रूट हो जाएगा इसका स्क्वायर, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। समझ में आया,
कैसे निकलता है, प्लस इसका स्क्वायर, हाँ कि ना, प्लस 2r1 r2, हाँ कि ना, 2r1 r2 r1, हाँ कि ना, ये सर, प्लस यानी इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्या होगा, थीटा होगा एंगल बिटवीन देम, हाँ कि ना। ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, ये पूरा का पूरा आपका उसके नीचे आ जाएगा, किसके, स्क्वायर रूट के नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे ये थीटा है, हाँ कि ना, ये सर ये थीटा है। तो अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, R1 और R2 की जो वैल्यू है वो आर लग दे रहा हूँ, तो दोनों सेम है। तो यहाँ पे जो डेल आर है, जो यहाँ पे लीनियर डिस्टेंस है या लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या हो जाएगा, इसे सॉल्व करोगे तो 2r² आ जाएगा, 2r²। मैं यहाँ पे r की वैल्यू क्या लग दिया हूँ, r कैप, यानी r मैग्नीट्यूड, जो रेडियस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या लग दिया हूँ, स्मॉल r लग दिया हूँ, हाँ कि ना, क्या लग दिया हूँ, स्मॉल r लग दिया हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू r²। अब क्या करना है, अब ये हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस, जब इसे पूरा सॉल्व करते हुए जाऊंगे ना तो ये दिखेगा कॉस थीटा, हाँ कि ना, 1 माइनस कॉस थीटा, हाँ कि ना, ये सर। तो इससे क्या पता चलेगा कि जब आप यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले ले हो ना, तो अब ऊपर से एलो हटा दो, तो डेल आर मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट द मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, ये एक वो होती है आइडेंटिटी थी, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, हाँ कि ना, यस सर। तो ये क्या हो जाएगा, 2r², 2 साइन थीटा बाय 2, हाँ कि ना। ये ट्रिग्नोमेट्री की एक आइडेंटिटी होती है, जो मैंने बेसिक मैथ्स में पता ही है, ठीक है। दूसरी बात आता है, इतनी बात हुई, आगे बढ़ते हैं। डेल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 2 और 2 इंटू 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, r² से r बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा से साइन बाहर आ जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 बाहर आ जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू हो जाती है, किसकी वैल्यू, डेल आर की वैल्यू। अब अगर मैं थीटा को बहुत छोटा कर दूँ, अब अगर मैं थीटा को बहुत छोटा कर दूँ, थीटा तो बहुत ही ज़्यादा छोटा कर दूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली आपका जो वो है साइन थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 के बराबर हो जाएगा। और अगर वो थीटा बाई 2 के बराबर हो जाता है तो डेल आर आपका किसके बराबर आ जाएगा, डेल आर आपका आर के बराबर आ जाएगा, डेल आर आपका किसके बराबर आ जाएगा, आर के बराबर आ जाएगा, हाँ कि ना। और अगर आर के बराबर आ जाता है, अगर आर के बराबर आ जाता है, आर के बराबर आएगा नहीं, वो आर थीटा के बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा, आर थीटा। और आर थीटा होता क्या है बेसिकली, इधर देखो तो यहाँ पे आपको दिख रहा है आर थीटा होता क्या है, ये देखो, ये हाँ कि ना, ये एस इज इक्वल टू आर थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एस। इसका मतलब ये है कि अगर थीटा बहुत छोटा हो जाता है तो आपका लीनियर जो डिस्प्लेसमेंट और लीनियर जो डिस्टेंस है वो दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। कब, जब वो आपका थीटा जो है वो बहुत छोटा हो जाता है। अगर इसे समझना है तो कुछ इस तरीके से समझते हैं, इसे कुछ इस तरीके से समझते हैं। मान लो ये है हमारा दायरे है सेंटर, ये हमारा क्या लिए, एक दायरे है रेडियस लिए, ये हम लोग एक रेडियस लिए और इसमें बहुत छोटा सा एंगल बनाते हुए, बहुत छोटा सा एंगल बनाए। यहाँ पे तो मैंने बहुत बड़ा बना दिया, वरना इतना भी बड़ा नहीं लेते, ठीक है। तो मान लेते हैं ये देखो ये हुआ, हाँ कि ना। और फिर यहाँ से एक और एकदम छोटा सा एंगल लेते हुए, एकदम छोटा, अभी के लिए इतना छोटा ही एंगल ले पाऊंगा मैं। तो यहाँ पे अगर एकदम ही छोटा एंगल ले लोगे ना, तो ये देखोगे कि ये जो सर्कुलर पाथ है ये कभी ना कभी एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा, आखिर ना। और उसी पॉइंट पे जो आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर बता देते हैं लीनियर डिस्टेंस है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। अब आते हैं रिलेशनशिप। अगर मैं यहाँ पे तो मैंने थीटा को बहुत छोटा मान लिया, पर अगर थीटा बहुत छोटा नहीं है, अगर थीटा बहुत छोटा नहीं है तो रिलेशनशिप कैसे निकलेगा आपका, एस मतलब लीनियर डिस्टेंस और लीनियर डिस्प्लेसमेंट है मैग्नीट्यूड के बीच में, तो वो क्या हो जाएगा, एस बाय आर थीटा के रेशियो ले लेंगे तो वो हो जाएगा आर थीटा बाय 2r साइन थीटा बाय 2। अगर उसे आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, थीटा बाय 2 कोसेक स्क्वायर, यानी कोसेक थीटा बाय 2, हाँ कि ना। एस बाय डेल आर मतलब थी लीनियर डिस्टेंस अपॉन लीनियर, यानी लीनियर डिस्टेंस अपॉन लीनियर डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू थीटा
बाय 2 इज इक्वल टू थीटा बाय 2 इंटू कोसेक थीटा बाय 2। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। समझ में आया? समझ में आई इतनी बात तो लो, तो समझ में आई ना? ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूँ टी तादे दे हैं तो मुझे वो निकालना है, टी एंगुलर डिस्टेंस निकालना है, तो आपको निकालना आ जाएगा। एंगुलर दादे दे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आपको निकालना आ जाएगा। वो एकदम आसान से क्वेश्चन रहेंगे, हाँ कि ना? पर अब लोग अगर जब लीनियर डिस्टेंस या लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं किसमें, K1D में या K2D में, तो लोग वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। तो क्या यहाँ पे जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे तो क्या वेलोसिटी की बात करेंगे? तो आंसर है यस, तो अल्लो वेलोसिटी की बात करेंगे, हाँ कि ना? यस सर। उससे पहले मुझे एक और बात करनी है, लीनियर डिस्टेंस और लीनियर डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, तो इसे मैं ये कलर दे दे रहा हूँ। ठीक है, तो सुनना। अब अगर मान लो कि मैंने क्या किया, मैंने इस सर्कल में डाले दे ये इसका एक्स और वाई प्लेन है, वाई एक्सिस होगा, हाँ कि ना? ये जो इसका एक्स और वाई एक्सिस होगा, इसमें मैंने क्या किया, मैंने पहले ऐसे चला, हाँ कि ना? तो यहाँ पे लीनियर यानी एंगुलर डिस्टेंस कितना हुआ, पाई बाय 2, और दादे दे है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, पाई बाय 2 इन एंटी क्लॉक डायरेक्शन या एंटी क्लॉक सेंस, हाँ कि ना? यस सर। यहाँ पे सेंस या डायरेक्शन जुड़ जाता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग सेंस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सेंस। मतलब क्लॉक की मूवमेंट, क्लॉक के एंड्स के मूवमेंट के रेस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन बता देते हैं किस डायरेक्शन में हो रहा है। अगर वो क्लॉक के जो हैंड्स है वो ऐसे घूमते हैं, हाँ कि ना? अगर वो उसके अगेंस्ट घूम रहा है, मतलब उसके अपोजिट घूम रहा है, तो ये कहला जाता है एंटी क्लॉकवाइज सेंस। और अगर उसी क्लॉक एंड के अलोंग वाली डायरेक्शन में घूम रहा है तो वो कहला जाता है क्लॉकवाइज सेंस, हाँ कि ना? यस सर। तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 एंटी क्लॉक सेंस, और एंगुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 बस। पर जब मैं यहाँ पे घूमता हूँ दादे हैं 180 डिग्री, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, पाई इन एंटी क्लॉक सेंस, एंड एंगुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सिर्फ पाई, हाँ कि ना? पर जब मैं यहाँ 180 से वापस इस साइड आता हूँ तो क्या हो जाएगा, आपका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो तो 0 हो जाएगा, पर जो आपका बता देते हैं एंगुलर डिस्टेंस है वो 2 पाई हो जाएगा। मतलब यहाँ पे भी जो लीनियर या K1D में जो केस चलता था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, वही केस यहाँ पे भी चलेगा, हाँ कि ना? यस सर। वही केस यहाँ पे भी चलेगा, सिंपल सी बात है, हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। अब आते हैं लोग एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, कितने एंगल से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कितने लेज से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है, या कितने लेज से आपका एंगल चेंज हो रहा है, तो अगर मैं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की बात करूं तो ये क्या हो जाएगी, टोटल थीटा बाय टोटल टाइम, मतलब टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। वहीं अगर इंस्टेंटेनियस की बात करूं तो इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, डी थीटा बाय डी टी। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि पहले मैं एंगल चला था थीटा 1, फिर मैंने एंगल एक्स एक्सेस से चल दिया थीटा 2, तो यहाँ पे जब मैं वो निकालने जाऊँगा वी, यानी ओमेगा एवरेज फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, तो मैं कौन सा एंगल लूंगा, बस ये वाला एंगल, हाँ कि ना? यस सर। तो वो क्या हो जाएगा, थीटा 2 माइनस थीटा 1 होल अपॉन T2 माइनस T1। अब एक बात याद रखना कि यहाँ पे ये जो सिंबल यूज हो रहा है इसे ओमेगा बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, ओमेगा बोला जाता है, हाँ कि ना? यस सर। और ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी जो है ये भी एक एंगुलर क्वांटिटी यानी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब आता है यूनिफॉर्म अब आता है यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। क्या होता है, जब आपका एंगुलर स्पीड सेम रहता है, जब आपका एंगुलर स्पीड या यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड बोल सकते हो, तो जब आपका बता देते हैं इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम कवर हो रहा रहता है, इक्वल डिस्टेंस में यानी इक्वल टाइम में इक्वल एंगल कवर हो रहा रहता है। मतलब पहले के 2 सेकंड वो पाई एंगल कवर किया तो बाद के 2 सेकंड में भी वो पाई एंगल कवर करेगा, तभी वो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है। अगर वो
पहले के 2 सेकंड तो π/2 एंगल कवर किया है, पर दूसरे 2 सेकंड में वो पाई एंगल कवर कर गया है, मतलब वो ज्यादा एंगल कवर कर गया है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी होगा। वो कम भी कवर करते जा सकता था, पहले में π/2 किया है तो दूसरे 2 सेकंड में बताते थे है π/4 कवर कर जाता, हाँ कि ना। तो अगर आपका एंगुलर कवर करने का लेट कांस्टेंट है तो आपकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो भी कांस्टेंट रहेगी, और उसी तो आप यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी बोलोगे, हाँ कि ना। ये सर दूसरी बात आती है कि इसका डायरेक्शन कैसे निकाले, तो लाइट एंड थंब रूल से निकालना है। जिस साइड आपका वो है लीनियर वेलोसिटी, जिस साइड आपकी लीनियर वेलोसिटी है, या आप बोल सकते हो जिस साइड आपका पार्टिकल घूम रहा है, जिस डायरेक्शन की ओर, जैसे मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाऊं और यहाँ पे मैंने ये जो सर्कल बनाया, यहाँ पे मैंने ये जो सर्कल बनाया, हाँ कि ना, ये जो सर्कल बनाया इसमें पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो मैं भी अपने राइट हैंड तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, पर ऐसे घूमना चाहिए थी मेरा अंगूठा मेरे हाथ के मूवमेंट पे 90 डिग्री पे है। तो अगर जब मैं यहाँ पे घुमाऊंगा तो लो भी घुमा के देखो एंटी क्लॉक वाइज में अपने फिंगर्स को ऐसे करो कि एंटी क्लॉक वाइज में आपकी फिंगर कल हो, एक वो बनाने थे थम्स अप बनाने के लिए, आपकी जो 4 फिंगर है वो जो कल होनी है वो किस में हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हाँ कि ना। हुई कि नहीं हुई, हुई। तो अब यहाँ पे जब वो देखोगे तो थंब आपके तब पॉइंट आउट कर रहा होगा, मतलब थंब 90 डिग्री पे पॉइंट आउट कर रहा होगा आउट ऑफ दी प्लेन। वहीं अगर मैं क्लॉकवाइज लूँ तो वो इनसाइड दी प्लेन पॉइंट आउट कर रहा होगा, और यही जो है ये लाइट एंड थंब रूल कहलाते हैं, और यही आपका एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड करने पे काम आता है। क्यों? क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी जो है वो एक एक्सियल वेक्टर है। वो क्या है? वो एक एक्सियल वेक्टर है, वो अलोंग दी एक्सिस लगने वाला वेक्टर है, वो अलोंग दी एक्सिस लगने वाला वेक्टर है, हाँ कि ना। ये सर, और इसका ऐसा ही रेडियन क्या यानी ऐसा ही यूनिट क्या हो जाता है, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, हाँ कि ना। ये सर, और इसका डायमेंशन क्या हो जाता है, बेसिकली ये है क्या, थीटा/टी, थीटा/टी, हाँ कि ना, थीटा/टी, हाँ कि ना। थीटा क्या है, एंगल, वो है डायमेंशन लेस है, अपॉन टी मतलब टाइम का बस डायमेंशन आएगा तो टी की पावर -1। वहीं अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूँ तो टाइम पीरियड होता है आपको एक रेवोल्यूशन या एक सर्कुलर मोशन का पाथ कवर करने में कितना समय लग रहा है, हाँ कि ना। यस सर, तो ये ऑब्वियसली टाइम है तो इसका यूनिट तो सेकेंड ही रहेगा, और इसका डायमेंशन तो टी ही रहेगा। वहीं अगर मैं यहाँ पे आपको बोल दूं कि मुझे टाइम पीरियड बताओ, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, तो बेसिकली टाइम पीरियड है क्या, एक सर्कल कंप्लीट करने में आपको कितना लग रहा है, एक सर्कुलर पाथ, तो एक सर्कुलर पाथ कवर करने में वो कितना हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो आंसर है 2 पाई, हाँ कि ना। और मान लो यहाँ पे एंगुलर जो वेलोसिटी है वो जो है वो है ओमेगा, तो उस हिसाब से जो टाइम पीरियड लगना चाहिए एक रेवोल्यूशन में वो क्या होना चाहिए, अगर मैं देखूँ तो 2 पाई टाइम पीरियड पे मैं यहाँ पे कैपिटल टी यूज कर ले रहा हूँ, इज इक्वल टू ओमेगा हो जाएगा, हाँ कि ना। एक वेलोसिटी एक उसके लिए रेवोल्यूशन के लिए, तो क्यों ना टाइम पीरियड तो मैं ऐसे लिख दूँ, क्यों ना मैं टाइम पीरियड तो ऐसे लिख दूँ 2 पाई/ओमेगा, 2 पाई/ओमेगा, हाँ कि ना। यस सर, 2 पाई/ओमेगा। तो यहाँ पे देखो 2 पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि अगर जो आपका टाइम पीरियड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है आपके ओमेगा से, वो आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है ओमेगा से, मतलब अगर ओमेगा इंक्रीज होगा तो टाइम पीरियड डिक्रीज होगा, अगर ओमेगा डिक्रीज होगा तो टाइम पीरियड इंक्रीज होगा। और इसे तुम लोग ऐसे भी समझ सकते हो, ओमेगा है कि आप कितने जल्दी सर्कुलर पाथ में घूम रहे हो, हाँ कि ना, वही तो है ओमेगा। उसमें 30-60 डिग्री कितनी जल्दी कवर कर रहे हो, तो या कितने लेट से कवर कर रहे हो, वही तो है ओमेगा। तो अगर आप जल्दी जल्दी कवर करोगे सीधी सर्कुलर पाथ में, जल्दी जल्दी घूमोगे तो आपका जो सर्कल है वो ज्यादा कंप्लीट होगा, जल्दी कंप्लीट होगा, मतलब टाइम पीरियड कम रहेगा। अगर आप धीरे धीरे घूमोगे तो ऑब्वियस ही बात है आपका टाइम पीरियड ज्यादा रहेगा। जैसे अगर मैं बात करूँ तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, ये दा देते हैं इसके अलाउंड 2 पाई/सेकेंड की स्पीड से घूम रहा है, मतलब 2 पाई/सेकेंड मतलब हर सेकेंड में 2 पाई कंप्लीट कर ले रहा है, हाँ कि ना। ये सर, हर सेकेंड में कितना कंप्लीट कर ले रहे 2 पाई, हाँ कि ना। तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 1 सेकेंड, हाँ कि ना। 2 पाई/2 पाई इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो 1 सेकेंड हो जाएगा। वहीं भी इसी बात में एक दूसरा एक पार्टिकल है, पर वो 4 पाई/सेकेंड कवर कर ले रहा है, वो क्या कवर कर ले रहा है 4 पाई/सेकेंड। इसका मतलब ये है
टी यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड, यहाँ पे टाइम पीरियड हो जाएगा 0.5 सेकेंड। तो जैसे ही आपका वो वाला क्या वाला ओमेगा वाला आपका टाइम पीरियड डिक्रीज कर गया, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी के ऊपर, अब आते हैं फ्रीक्वेंसी के ऊपर। टी एक दिए गए समय में, एक दिए गए समय में तारे कितने बार घूम गए, एक दिए गए समय में कितने बार घूम गया, हाँ कि ना। तो अगर मैं बोलूँ तो मुझे पता है कि एक तारे एक बार कितने समय में घूमा, एक बार घूमने के लिए उसे कितना समय लगा, तो मैं ये भी निकाल सकता हूँ कि वो पर सेकेंड में कितना घुमा होगा, वो पर सेकेंड में कितना घुमा होगा, मैं ये भी निकाल सकता हूँ। अगर मैं ये निकाल सकता हूँ कि, अगर मैं ये निकाल सकता हूँ कि वो एक बार घूमने के लिए टाइम पीरियड लगाए, टाइम लगाया है, टाइम पीरियड के बराबर मतलब कैपिटल टी के बराबर, तो मैं ये भी निकाल सकता हूँ कि एक सेकेंड में वो कितना घुमा होगा, वही तो वेलोसिटी है, यानी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या बोलती है कि आप यूनिट टाइम में कितना काम किए, फ्रीक्वेंसी क्या बोलती है किसी भी काम में आप एक यूनिट टाइम में कितना काम किए, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, 1/t हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 1/t हो जाएगी, सिंपल सी बात है, 1/t हो जाएगी, हाँ कि ना। मतलब 1/t को अगर मैं देखूँ तो t की वैल्यू लगूँ, मतलब ओमेगा/2 पाई, ओमेगा/2 पाई। और यहाँ से मुझे एक ओमेगा का एक और फॉर्मूला मिल जाता है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। अब ये बात समझना कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी तो ऐसे लिख रहा हूँ, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को ऐसे लिख रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा/2 पाई, ओमेगा/2 पाई, और 2 पाई कांस्टेंट है, मतलब मैं ये बोल दे रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी जो है वो ओमेगा से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मैं अगर ओमेगा इंक्रीज करूंगा तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होनी चाहिए, तो आंसर है यस। आप जैसे ही ओमेगा इंक्रीज करेंगे आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, मतलब आप एक यूनिट समय में ज्यादा सर्कल कवर कर पाएंगे, या तो ज्यादा रेवोल्यूशन कर पाएंगे एक सर्कुलर पाथ में, या आप बोल सकते हो कि एक सर्कुलर पाथ का ज्यादा पोर्शन आप कवर कर पाएंगे, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर, ठीक है, हाँ कि ना, यस सर। समझ में आई इतनी बात, समझ में आई इतनी बात, ठीक है सर, इतनी बात हमें समझ में आती है। तो हम लोग ने अभी क्या बोला, अभी हम लोग ने पढ़ा एंगुलर डिस्टेंस के बारे में और लीनियर डिस्टेंस के बारे में, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो उनके बीच का रिलेशन देखा। अब हम लोग ने क्या पढ़ लिया, अब हम लोग ने एंगुलर वेलोसिटी पढ़ लिया और लीनियर वेलोसिटी पढ़ लिया, तो उसके बीच का वो देखते हैं, रिलेशन देखते हैं। तो अगर आप देखोगे तो एंगुलर वेलोसिटी, अगर मैं देखूं, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे सोचने के लिए आपको दिमाग दूं कि अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी या पहले लीनियर वेलोसिटी की बात कर ले तो उसका डायमेंशन ये होगा, उसका डायमेंशन क्या होगा, L t⁻⁻1। वहीं अगर मैं एंगुलर की बात करूं तो एंगुलर की क्या होगा, t⁻⁻1। मतलब इसमें कुछ एक ऐसा कंपोनेंट मल्टीप्लाई करना होगा, कुछ ऐसे कंपोनेंट मल्टीप्लाई करना होगा जिसकी जो डायमेंशन है वो क्या है, L है, वो जिसकी डायमेंशन L है, हाँ कि ना, ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी, हाँ कि ना, यस सर। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि ओमेगा यही इसीलिए आप ये याद रख सकते हो कि लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर का क्रॉस प्रोडक्ट, हाँ कि ना। क्यों क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा और आर दोनों वेक्टर है और जब उनका ऐसा प्रोडक्ट करना है ताकि जो लीनियर वेलोसिटी है वो भी वेक्टर हो, तो वो कौन सा प्रोडक्ट होगा, वो ऑब्वियस ही बात है क्रॉस प्रोडक्ट होगा। वो कौन सा प्रोडक्ट होगा, तो ऑब्वियस ही बात है वो क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो ये लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा क्लॉस आर, हाँ कि ना, ओमेगा क्लॉस आर, हाँ कि ना। अब जब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ओमेगा भी पर लीनियर वेलोसिटी ओमेगा के परपेंडिकुलर हो और ओमेगा आर के परपेंडिकुलर हो, तब आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तब आपका फॉर्मूला हो जाएगा v इज इक्वल टू ओमेगा आर, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। ऐसा क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे ये क्या हो जाता है, ओमेगा आर साइन थीटा, ओमेगा आर साइन थीटा, हाँ कि ना। अब साइन थीटा को 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री लाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पे 90 डिग्री किसके बीच में होना चाहिए, ताते थे आपके बेसिकली 90 डिग्री आपके ओमेगा और आर के बीच में होना चाहिए, हाँ कि ना, ये सर, समझ में आया। तो ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, हाँ कि ना। मान लो, अरे ये क्यों एलिप्स बन जाता है, ये ओवल बन जाता है। मान लो ये एक सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ पे है आपका रेडियस आर, यहाँ पे आपका रेडियस आर, आपकी वेलोसिटी ऐसे जाएगी, हाँ कि ना, लीनियर वेलोसिटी और हमेशा ऐसे जाएगी, मतलब ये परपेंडिकुलर रहेगा और आपकी जो वो रहेगी
एंगुलर वेलोसिटी वो ऐसे जाएगी, हाँ कि ना, ये सर आपकी एंगुलर वेलोसिटी ऐसे जाएगी, हाँ कि ना, हाँ कि ना, ये सर, हाँ कि ना, ये सर। अब इसे करने के लिए कैसे निकालोगे, अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्शन निकालना तो पता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन निकालने के लिए राइट एंड थंब रूल यूज होता है, इतनी बात तो बताया हूँ मैं वेक्टर में, हाँ कि ना, यस सर, ठीक है, समझ में आई इतनी बात, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे दी गई है थी, जो वेलोसिटी है वो एक टेंजेंशियल वेक्टर है, तो थी वो टेंजेंट अलोंग काम कर लिए, वहीं आपका जो रेडियस है वो एक रेडियल वेक्टर है, तो थी वो अलोंग दी रेडियस काम कर रहा है। और वहीं अगर मैं बात कर लूँ दादे थे आपके ओमेगा थी, तो ओमेगा जो है वो आपका क्या है, एक एक्सियल वेक्टर, क्योंकि वो एक एक्सिस के अलोंग काम कर रहा है, क्योंकि वो एक एक्सिस के अलोंग काम कर रहा है, हाँ कि ना, कैसे, क्योंकि वो एक एक्सिस के अलोंग काम कर रहा है, सिंपल सी बात है, हाँ कि ना, ये सर सिंपल सी बात है, हाँ कि ना, ये सर इतनी बात हमें समझ में आती है। अब आ जाते हैं रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी में। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी में मतलब मान लो मैंने यहाँ पे दो पार्टिकल ले लिए, मैंने यहाँ पे क्या ले लिए, दो पार्टिकल ले लिए, मैंने यहाँ पे क्या ले लिए, दो पार्टिकल ले लिए, मैंने यहाँ पे क्या ले लिए, दो पार्टिकल ले लिए। अब मैं आपको बोलूँ कि मुझे इनके बीच की है ना, इन दोनों के बीच की मुझे रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकाल के दो, तो कैसे करोगे आप, बेसिकली देखोगे कि ये जो पार्टिकल है इसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी है, इसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी है। अब इसकी लीनियर वेलोसिटी आप तो पता चल गई कुछ एंगल पे है, और ये दोनों के बीच का सेपरेशन मैंने आर ले लिया, ठीक है, यहाँ पे थीटा एंगल पे है, और यहाँ पे भी मानने के लिए अभी के लिए मान लेता हूँ थीटा, यहाँ पे थीटा 1, यहाँ पे थीटा 2, हाँ कि ना, ये हो जाएगा V1 और ये हो जाएगा V2। अभी अल्लाह ने पढ़ा थी दादे दे है, जो ओमेगा जो है उसका रिलेशन आर के साथ कैसा है, क्रॉस प्रोडक्ट वाला है, मतलब साइन का वो आएगा, वैल्यू आएगा, साइन का वैल्यू आएगा, मतलब मुझे v में भी साइन की वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो यहाँ पे भी मैं क्या लूंगा, v की में साइन की वैल्यू लूंगा, हाँ कि ना, ये सर यहाँ पे भी v में मैं साइन की वैल्यू लूंगा, क्यों, क्योंकि v इज इक्वल टू ओमेगा तभी होता है जब तीनों एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, हाँ कि ना। और मुझे वो थीटा साइन थीटा वाला कंपोनेंट बताना है, तो यही एक इक्वेशन मेरे पास है बिना साइन थीटा वाली, हाँ कि ना, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा बाय ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन आर। ये तब होता है जब तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो, तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे तो मुझे परपेंडिकुलर दिख नहीं रहे, इसीलिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इन लोटा सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट लूंगा, मैं सिर्फ यहाँ पे क्या करूंगा, इनका सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट लूंगा, हाँ कि ना, ये सर। तो ये क्या हो जाएगा, v1 साइन थीटा 1, v1 साइन थीटा 1, हाँ कि ना, ये सर। और ये क्या हो जाएगा, v2 साइन थीटा 2, ये क्या हो जाएगा, v2 साइन थीटा 2, हाँ कि ना, ये सर। ये क्या हो जाएगा, v2 साइन थीटा 2। अब क्या करना है, अब बेसिकली ओमेगा रिलेटिव क्या होगा, ओमेगा रिलेटिव क्या होगा, टी वी रिलेटिव, वी रिलेटिव मतलब टी वेलोसिटी जो रिलेटिव हो, हाँ कि ना, और परपेंडिकुलर हो, हाँ कि ना, रिलेटिव हो पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, अपॉन डिस्टेंस या अपॉन सेपरेशन, हाँ कि ना, ये सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा v1 साइन थीटा 1, v1 साइन थीटा 1, v1 साइन थीटा 1 प्लस v1 साइन थीटा 1 प्लस v1 यानी v2 साइन थीटा 2। ऐसा क्यों सर, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेना है तो अल्लो तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखना पड़ा, ठीक है सर, इतनी बात तो मुझे समझ में आती है। पर सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा आप ये क्यों ले रहे हो, इसमें मुझे ये समझ में नहीं आ रहा आप ये प्लस क्यों ले रहे हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो एंगल, यहाँ पे जो ये वेक्टर है v1, अगर मैं इस के ऊपर बैठ जाऊं, अगर मैं इस पार्टिकल के ऊपर बैठ जाऊं, तो यहाँ पे जो इसका ये वेक्टर है, यहाँ पे जो इसका ये वेक्टर है, ये अपोजिट डायरेक्शन होते किधर लग जाएगा, इधर लग जाएगा, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे तो ऐड हो जाएंगी, जैसे k1d में होता है, जैसे k1d या k2d में होता है, हाँ कि ना, यस सर। समझ में आई इतनी बात, समझ में आई इतनी बात, यस सर, इतनी बात हमें समझ में आती है, हाँ कि ना, ये सर, इतनी बात हमें समझ में आती है, ठीक है, हाँ कि ना, ये सर। तो अब ये जरूरी नहीं थी यहाँ पे साइन वाला ही कंपोनेंट लिया जाए, ये डिपेंड करता है कि साइन वाला कंपोनेंट आएगा, कॉस वाला कंपोनेंट आएगा, वर्टिकल में ये इस बात पे डिपेंड करता है कि थीटा कहाँ से लिया जा रहा है, थीटा कहाँ से लिया जा रहा है। दूसरी बात यहाँ पे एक और आपको चीज देखने तो मिलती है कि यहाँ पे कई बार क्या होता है, आर की वैल्यू ना देते इसके बी की वैल्यू दे दी जाती है, तो आर की वैल्यू क्या करोगे, बी अपॉन साइन थीटा, बी अपॉन साइन थीटा, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। क्यों,
क्योंकि r की जो साइन थीटा की वैल्यू होगी r इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू बी होगा, तो b इज इक्वल टू यानी r इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू बी होगा, तो r इज इक्वल टू बी अपॉन साइन थीटा, r इज इक्वल टू बी अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। अब आते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन। ऑब्वियस सी बात है, अगर कहीं पे भी वेलोसिटी है तो वहां पे वेलोसिटी में चेंज भी आ सकता है। अगर वहां पे वेलोसिटी में चेंज आता है तो एक्सीलरेशन आ जाएगा, लीनियर वेलोसिटी में चेंज आता है तो लीनियर एक्सीलरेशन आ जाता है। तो वैसे ही अगर एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एंगुलर एक्सीलरेशन आ जाएगा, एंगुलर एक्सीलरेशन आ जाएगा। और एक बात ध्यान रखना थी, एंगुलर एक्सीलरेशन तो हम लोग किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं, हाँ कि ना। तो इसके भी इक्वेशन ऐसी चल रही थी, अल्फा इज इक्वल टू डेल ओमेगा बाय डेल टी, डेल ओमेगा बाय डेल टी चेंज इनटू वेलोसिटी अपॉन चेंज इनटू टाइम, हाँ कि ना, जो टाइम ड्यूरेशन लिया गया होगा, हाँ कि ना, ये सर। वहीं अगर मैं ओमेगा यानी इंस्टेंटेनियस की बात करूँ तो वो हो जाएगा डी ओमेगा बाय डी टी, जो किसके बराबर हो जाएगा, डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर, हाँ कि ना, हाँ कि ना, ये सर, जो सिर्फ ओमेगा के भी बराबर आप ले सकते हो। और अगर ओमेगा आपका फंक्शन ऑफ क्या है, अगर ओमेगा आपका फंक्शन ऑफ वो है ता देते हैं थीटा है, तब आपका जैसे वहां पे क्या हो जाता था, वहां पे हो जाता था a इज इक्वल टू वी डॉट डी वी बाई डी एक्स, यहाँ पे हो जाता है अल्फा इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू ओमेगा डॉट ओमेगा यानी ओमेगा डॉट डी ओमेगा बाई डी थीटा, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना। तो यहाँ से एक और रिलेशन याद रखने तो आपको मिलता है जो बहुत से क्वेश्चन में काम आएगा कि अगर मैं ये वाला रिलेशन यहाँ पे देखने तो मिलता है, हाँ कि ना, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो मैं क्या कर पाऊंगा, मैं यहाँ पे बता देते हैं तब ये यूज कर लूंगा जब आपका जो अल्फा है, ये इक्वेशन कब यूज होगा, जब आपका अल्फा जो है वो स्केल एस्पेक्ट में दिया होगा, वो दिया होगा ऐसा फंक्शन ऑफ, आपका जो अल्फा है वो ऐसा फंक्शन ऑफ थीटा दिया हुआ होगा, अल्फा ऐसा फंक्शन ऑफ थीटा दिया हुआ होगा, हाँ कि ना, ये सर। अब एक बात देखो कि अगर अगर ओमेगा जो है एक्सियल वेक्टर है, ओमेगा क्या है, एक एक्सियल वेक्टर है, तो उसमें चेंज जो आएगा वो भी एक्सिस के अलोंग आएगा। अगर उसमें चेंज एक्सिस के अलोंग आ रहा है मतलब जो एक्सीलरेशन है वो भी किसके अलोंग आएगा, एक्सिस के अलोंग आएगा। तो ये जो एंगुलर एक्सीलरेशन है ये भी एक्सियल वेक्टर होता है। दूसरी बात, अगर ओमेगा और बता देते हैं अल्फा की डायरेक्शन सेम है, मतलब एंगुलर एक्सीलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है तो ओमेगा में इंक्रीज आएगा। पर अगर डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, अगर डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है तो डिक्रीज आएगा, हाँ कि ना, समझ में इतनी बात, समझ में इतनी बात, ये चल इतनी बात समझ में आती है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकंड, इसका डायमेंशन क्या होगा, बेसिकली इससे निकाल लो, इस इक्वेशन से निकाल लो, हाँ कि ना, या इस इक्वेशन से निकाल लो, की पावर -2। अब मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे इसकी यूनिट नहीं बताई, इसकी ऑफिशियल यूनिट तो यानी ऐसा यूनिट तो हर्ट्ज है, पर इसके लिए कुछ और भी यूनिट्स यूज की जाती है जैसे आरपीएम, आरपीएस, ये सब, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे थीटा से ओमेगा में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, डी थीटा बाई डी टी। वहीं अगर मुझे ओमेगा से अल्फा में कन्वर्ट करना होगा तो डी ओमेगा बाई डी टी। वहीं अगर मुझे ओमेगा से थीटा में कन्वर्ट करना होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा डॉट डी टी। वहीं मुझे अल्फा से उसमें कन्वर्ट करना होगा ओमेगा में तो इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा डॉट डी टी, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। समझ में इतनी बात, समझ में इतनी बात, ये सर इतनी बात हमें समझ में आती है। अब हम लोग एक और चीज देख लेते हैं, लीनियर एक्सीलरेशन और एंगुलर एक्सीलरेशन के बीच का रिलेशन। चल यहाँ पे लीनियर एक्सीलरेशन कैसे आ गया, तो यहाँ पे देखो एक वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी भी है। अगर यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी है तो यहाँ पे लीनियर एक्सीलरेशन भी होगा। तो यहाँ पे देखो तो मैंने क्या बोला, वेलोसिटी का में चेंज जिस डायरेक्शन में आएगा उसी डायरेक्शन में आपका एक्सीलरेशन होगा, हाँ कि ना। तो यहाँ पे जब मैं ये बना रहा हूँ लीनियर वेलोसिटी, जब लीनियर वेलोसिटी बना रहा हूँ तो वो क्या हाल है, टेंजेंशियल। तो यहाँ पे जो आपका वो आएगा ताते थे लीनियर एक्सीलरेशन, वो भी कैसे आएगा, लीनियर एक्सीलरेशन कैसे आएगा, तो क्या वो टेंजेंशियल आएगा, आंसर है नहीं। क्यों तो टेंजेंशियल नहीं आएगा, तो एक लीनियर एक्सीलरेशन तो आपका सेंटर की ओर भी लग रहा है, उसे कैसे बोल गए सेंटीपिटल एक्सीलरेशन, वो भी तो एक लीनियर एक्सीलरेशन ही है, वो भी तो एक लीनियर एक्सीलरेशन ही है। तो यहाँ पे जो लीनियर एक्सीलरेशन है ना उसके दो कंपोनेंट बन जाते हैं, या आप ये बोल सकते हो कि लीनियर एक्सीलरेशन यहाँ पे दो एक्सीलरेशन का बना हुआ रहता है। अगर उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा होता है
तो उसकी वेलोसिटी की ओर या टेंजेंट के अलोंग काम करने वाले एक एक्सीलरेशन तो बोल दिया जाता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, और सेंटर की ओर काम करने वाले एक एक्सीलरेशन तो बोल दिया जाता है सेंटीपिटल एक्सीलरेशन, हाँ कि ना। और इन दोनों का जो वेक्टर सम होता है वो आपका ओवरऑल या नेट लीनियर एक्सीलरेशन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? नेट लीनियर एक्सीलरेशन कहलाता है, हाँ कि ना। ये सर, तो अगर ए आपका लीनियर एक्सीलरेशन है तो ए इज इक्वल टू अल्फा क्लॉस डी आर, हाँ कि ना। अल्फा यानी अल्फा क्लॉस आर प्लस ओमेगा क्लॉस वी, ये दो यहाँ पे दोनों जगह क्लॉस प्रोडक्ट है, दोनों जगह क्लॉस प्रोडक्ट है, हाँ कि ना। ये क्या है? ये किसे रिप्रेजेंट कर ले? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन तो, हाँ कि ना। और ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये सेंटीपिटल एक्सीलरेशन तो रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ कि ना। यस सर। कैसे पहचाने ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन तो रिप्रेजेंट कर ले, कौन सा सेंटीपिटल एक्सीलरेशन तो रिप्रेजेंट कर ले? तो ये देखो ओमेगा और वी जहां पे आ रहे हैं, ओमेगा क्लॉस वी वाला जो है वो सेंटीपिटल एक्सीलरेशन है, और जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है वो अल्फा क्लॉस आर होता है, हाँ कि ना। ये सर, अल्फा क्लॉस आर होता है, हाँ कि ना। ये चल, तो अब अगर मैं इसका ये पूछ लूं तो मुझे नेट लीनियर एक्सीलरेशन या टोटल लीनियर एक्सीलरेशन की वैल्यू चाहिए, तो वो क्या हो जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन द स्क्वायर प्लस सेंटीपिटल एक्सीलरेशन के स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। देखो वहां यहाँ पे भी मैंने दिखा रखा है कि ये पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो उसके यहाँ पे एक वो है ताते हैं एक्सीलरेशन है, सेंटीपिटल एक्सीलरेशन, और एक ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, हाँ कि ना। तो आपका जो नेट एक्सीलरेशन होगा लीनियर वो इस डायरेक्शन में होगा, और वो थीटा एंगल पे है, मान लेते हैं टेंजेंशियल से, तो ये क्या हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू AC बाय AT, हाँ कि ना। ये सर, ये क्या दे देगा? ये आपको डायरेक्शन दे देगा, ये आपको क्या दे देगा? डायरेक्शन दे देगा आपके लीनियर एक्सीलरेशन का, हाँ कि ना। तो अब अगर मैं मान लूँ कि जो आपका ओमेगा जो है और वेलोसिटी जो है, ओमेगा और वेलोसिटी या बोल सकते हो ओमेगा वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, इस नाम से जो आपका सेंटीपिटल एक्सीलरेशन है वो क्या हो जाता है? ओमेगा इंटू वी। वहीं अगर मैं बोलूँ कि आपका अल्फा और आर जब बताते थे परपेंडिकुलर है, तो आपका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या हो जाता है? अल्फा इंटू आर, क्या हो जाता है? अल्फा इंटू आर, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर। वहीं अगर मैं बात करता हूँ आपके टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होता है? एक ऐसा एक्सीलरेशन जो टेंजेंट एलॉन वेलोसिटी में काम कर रहा है, लीनियर वेलोसिटी में काम कर रहा है। अब अगर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन लीनियर वेलोसिटी में काम कर रहा है, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इंक्रीज लाएगा या डिक्रीज किस में लाएगा? लीनियर वेलोसिटी में, ना कि एंगुलर वेलोसिटी में। तो जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है वो dv बाई dt होता है। अब अगर लीनियर एक्सीलरेशन या टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, यहाँ पे AT जोड़ना भूल गया कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन अगर पैरेलल है बता देते हैं वेलोसिटी के, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अगर वो एंटी पैरेलल है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, हाँ कि ना। और अगर वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब आपका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी जीरो है, हाँ कि ना। ये नहीं, सॉरी, चेंज इन वेलोसिटी जीरो है, मतलब आपका जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट चल रहा है। ये बात याद रखना, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से नहीं आता, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज होने की वजह से वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज होने की वजह से आता है। तो डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से कौन सा एक्सीलरेशन आता है? तो डायरेक्शन में चेंज करवाने वाला एक्सीलरेशन ही आपका सेंटीपिटल एक्सीलरेशन कहलाता है। आपका जो डायरेक्शन में चेंज करवाने वाला एक्सीलरेशन है वही आपका सेंटीपिटल एक्सीलरेशन बन जाता है, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। तो वेलोसिटी में चेंज लाना है तो दो चीजों में चेंज लाना है, एक डायरेक्शन और एक मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन में कौन चेंज ला रहा है? सेंटीपिटल एक्सीलरेशन। और मैग्नीट्यूड में कौन चेंज ला रहा है? मैग्नीट्यूड में चेंज ला रहा है आपका बता देते हैं आपका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, हाँ कि ना। यस सर। अब आते हैं सेंटीपिटल एक्सीलरेशन में। सेंटीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है? ओमेगा इंटू ओमेगा क्लॉस आर, हाँ कि ना। यस सर। या ओमेगा वी माइनस आर कैप भी लिख सकते हो। माइनस आर कैप क्यों लिखा जा रहा है सर? ऐसा क्या हो गया जो माइनस आर कैप लिखना पड़ रहा है? तो आंसर है, जब भी आप सर्कल में देखोगे तो जो सेंटीपिटल एक्सीलरेशन है वो सेंटर से इन होता है, और जो आपका आर वेक्टर है वो अवे फ्रॉम सेंटर होता है। इसका मतलब ये जो आपका आर वेक्टर है उसके अपोजिट चलता है, ये आपके आर वेक्टर के अपोजिट चलता है, हाँ कि ना। ये सर।
और अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो आपका जो सेंटीमीटर एक्सीलरेशन है वो ओमेगा वी भी हो सकता है, ओमेगा स्क्वायर आर भी हो सकता है, वी स्क्वायर बाय आर भी हो सकता है, हाँ कि ना। अब ये बात देखना थी, जो आपका सेंटीमीटर एक्सीलरेशन है वो हमेशा वेरिएबल है, क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर एक्सीलरेशन खुद में वेक्टर को चेंज करने के लिए क्या चाहिए? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। इसकी मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है पर डायरेक्शन तो कंटिन्यूस चेंज हो रहा है, हाँ कि ना। ये सर, हाँ कि ना। ये सर, तो ये एक वेरिएबल है, ये कभी भी कांस्टेंट नहीं होता, क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, और ये हमेशा क्या है? परपेंडिकुलर रहता है वेलोसिटी से। ये हमेशा लीनियर वेलोसिटी के 90 डिग्री पे लगेगा। अगर 0 डिग्री पे लगला रहता है तो लीनियर वेलोसिटी तो इंक्रीज करवा देता है स्ट्रेट लाइन में, 180 में लगला रहता है तो स्ट्रेट लाइन में डिक्रीज करवा देता है लीनियर वेलोसिटी तो। और अगर 90 और ताते थे 0 के बीच में लगला रहता है, या वो 90 और 180 के बीच के किसी एंगल में लगला रहता है तो पहला बोला करवा देता। पर इसने वो ना करवाते, 90 पे लगा, जिसके कारण ये मैग्नीट्यूड पे तो चेंज नहीं ला पा रहा, कॉन्स्टेंटली डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, और हर एक इंस्टेंट में डायरेक्शन में चेंज लाने की वजह से इसकी ये एक सर्कुलर पाथ क्रिएट कर दे रहा है, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर। अब अगर मैं ओमेगा को कांस्टेंट मान लूं, मतलब ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2, अगर ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 तो V1 अपॉन R1 इज इक्वल टू V2 अपॉन R2, हाँ कि ना। अगर मैं बोल दिया थी V1 बड़ा है, V1 बड़ा है V2, तो दोनों साइड तो बैलेंस करने के लिए R1 तो बड़ा हो जाना पड़ेगा R2 से, हाँ कि ना। और V1 को ता देते हैं, अगर V1 छोटा है V2 से तो आपके R2 को छोटा हो जाना पड़ेगा दोनों साइड तो बैलेंस करने के लिए, यानी R1 तो छोटा हो जाना पड़ेगा R2 से दोनों साइड तो बैलेंस करने के लिए। अब जैसे वहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन आता है, यहाँ पे भी इक्वेशन ऑफ मोशन आता है। जैसे वहां पे आता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ पे आता है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, हाँ कि ना। ओमेगा नॉट क्या हो जाता है? इनिशियल वेलोसिटी। ओमेगा क्या हो जाता है? फाइनल वेलोसिटी। क्या? एंगुलर वेलोसिटी, हाँ कि ना। ये सर। अल्फा क्या हो जाता है? बता देते हैं आपका कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन। ये बात याद रखना थी, यहाँ पे भी ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये तभी लगेंगे जब आपका अल्फा जो है वो क्या लगेगा? कांस्टेंट लगेगा। अगर आपका अल्फा कांस्टेंट नहीं रहता है तो ये इक्वेशन बिल्कुल भी नहीं लगेगी, हाँ कि ना। तो जैसे वहां पे होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे होता है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, हाँ कि ना। जैसे वहां पे होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, यहाँ पे होता है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, हाँ कि ना। वहां पे क्या होता है? एसेंट यानी nth डिस्टेंस, nth सेकेंड में चले हुए डिस्टेंस के लिए एस nth करते जो फॉर्मूला होता है, वैसे यहाँ पे अल्फा यानी थीटा nth के लिए ये जो फॉर्मूला होता है, हाँ कि ना। अरे यार, चलो। जैसे वहां पे nth डिस्टेंस में चलने के लिए ये होता है ना, एस nth इज इक्वल टू ओमे यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n-1 होता है, हाँ कि ना। ये सर। वैसे यहाँ पे भी ये होता है, हाँ कि ना। ये सर। या तो आप ये कर सकते हो टीटा n माइनस टीटा n-1, हाँ कि ना। या तो आप ये कैलकुलेट कर लो कि n या n सेकेंड में या n टाइम में ताते थे थीटा कितना हुआ है और n-1 टाइम में कितना हुआ है, उससे आपका पता चल जाएगा। तो मैं तो है ना ताते थे, या तो आप उसे फॉर्मूला याद हो रहा है तो आप फॉर्मूला याद कर लो, या आप ये मेथड याद कर सकते हो, हाँ कि ना। जिसे फॉर्मूला याद होने में ताते थे दिक्कत आती है तो ये समझ लो n टाइम में चला हुआ मतलब थी जब वो टाइम चालू हुआ था और जब वो कंप्लीट हुआ। अगर मैं बोल रहा हूँ 2 सेकेंड में चला हुआ, 2 सेकेंड में चला हुआ मतलब टी 1 सेकेंड कब होता है? जब 0 से 1 हो जाता है, 1 सेकेंड खत्म। अब 2 सेकेंड कब खत्म होता है? कि 1 के जस्ट बाद 2 सेकेंड चालू होता है और 2 में जाते वो एक्चुअल में खत्म होता है, हाँ कि ना। यस सर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैं 2 सेकेंड में बोल रहा हूँ तो मतलब सेकेंड में चला हुआ समय माइनस फर्स्ट समय में चला हुआ सेकेंड, या आप बोल सकते हो 2 सेकेंड में चला हुआ डिस्टेंस माइनस फर्स्ट सेकेंड या 1 सेकेंड में चला हुआ डिस्टेंस, तो उससे भी आपका सेकेंड में चला हुआ डिस्टेंस निकल जाता है, या आप फॉर्मूले की मदद से भी निकाल सकते हो, हाँ कि ना। ये सर, फॉर्मूले की मदद से भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हाँ कि ना। यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
अब एक बात देखो, ये तो अल्लो था पहले, जो पहला पेज था ये बड़ी आसानी से निकल गया। अब एक्चुअल जो चीजें है ना वो सेकेंड पेज में है, एक्चुअल जो चीजें है वो सेकेंड पेज में है। हाँ कि ना? यस सर, ठीक है, तो सेकेंड पेज करते, बस मैं पानी पी लेता हूँ। ठीक है, तो चालू करते हैं। अब अल्लो तो है ना क्या करना है, अब अल्लो ने बेसिक जो थे सर्कुलर मोशन थे उनकी बात कर ली। अब अल्लो का ना सर्कुलर मोशन तक जो मेन पार्ट लेता है ना, जहाँ से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा, उस पार्ट की बात करते हैं। हाँ, पहला जो अल्लो ने पार्ट बात किया उसमें भी क्वेश्चन आते हैं, पर अगर आप जब दूसरे चैप्टर में जाओगे, ये इस चैप्टर में एकदम क्वेश्चन देखोगे ना, तो इस जगह इन जगहों से जो क्वेश्चन आते हैं वो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छे रहते हैं सॉल्व करने के लिए, रेदर देन जो पहले की जगहों से आते हैं। तो पहले की जगह में आप पूरे बेसिक पढ़ते हो, एक्सीलरेशन क्या है, उनके बीच का रिलेशन क्या है, बस आप यही सब पढ़ते रहते हो, और इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ते हो, तो उसे भी मैं सेकेंड पार्ट का ही मानता हूँ ओरिजिनली। ठीक है, तो चालू करते हैं। पहले हम लोग तो पढ़ना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है? देखो, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जहाँ पे आपकी वेलोसिटी सेम रहे, जहाँ पे आपकी वेलोसिटी सेम रहे। पर सर्कुलर मोशन में तो कभी भी वेलोसिटी सेम हो ही नहीं सकती। सर्कुलर मोशन में तो कभी भी वेलोसिटी सेम हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब सर्कल में घूमेगा क्योंकि जब वो सर्कल में घूमेगा तो हर पॉइंट में उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। चलो उसका मैग्नीट्यूड सेम रह सकता है, पर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इसीलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लोग क्या बोलते हैं, उसकी स्पीड सेम रहती है। क्या रहती है? उसकी स्पीड सेम रहती है। उसकी स्पीड सेम रहती है मतलब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है मतलब आपका जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, आपका जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है वो क्या है? जीरो है। आपका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जीरो है, मतलब यहाँ पे जो आपका एक्सीलरेशन एटी जीरो हो गया, मतलब आपका ओवरऑल टारगेटेड नेट एक्सीलरेशन क्या है? टुवर्ड्स दी सेंटर है। आपका जो ए सी इज इक्वल टू ए नेट, ए सी इज इक्वल टू ए नेट। हाँ कि ना? आपका जो नेट एक्सीलरेशन है वो टुवर्ड्स दी सेंटर है, वो टुवर्ड्स दी सेंटर है। तो ये बात याद रखना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है मतलब स्पीड कांस्टेंट है, और स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। इसका मतलब मान लो कि ये जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, ये जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है ये क्या है? कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है। हाँ कि ना? कैसे? ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो मतलब एटी जीरो है, एटी जीरो है मतलब, एटी जीरो है मतलब आपका क्या भी हो जाएगा? अल्फा भी जीरो हो जाएगा। आपका अल्फा भी जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एटी इज इक्वल टू अल्फा आर। आर तो जीरो हो नहीं सकता, रेडियस तो जीरो हो नहीं सकता, अल्फा जीरो हो जाएगा। और अगर आपका अल्फा जीरो हो गया तो आपका ओमेगा भी क्या होगा? ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा। ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा। ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा मतलब सर कैसे? अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी। तो अल्फा बेसिकली होता है क्या? चेंज इन ओमेगा अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन ओमेगा अपॉन चेंज इन टाइम होता है। तो जब आपका बता देते हैं अल्फा ही जीरो हो गया, इसका मतलब जो आपका चेंज इन ओमेगा है वो क्या है? जीरो है। हाँ कि ना? तो दी टाइम को चेंज होते रहेगा, तो डी टी तो जीरो हो नहीं सकता, डी ओमेगा ही जीरो हो जाएगा। हाँ कि ना? मतलब कोई भी चेंज आपके ओमेगा में नहीं आ रहा, मतलब ओमेगा आपका क्या है? कांस्टेंट है। हाँ कि ना? यस सर। अब आपका वेलोसिटी या स्पीड का जो वो है, वेलोसिटी और स्पीड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और स्पीड दोनों कांस्टेंट है, मतलब जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या रहेगी? वो भी कांस्टेंट रहेगी। वो भी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। आपकी जो वो है क्या कहते हैं वेलोसिटी, वो कांस्टेंट नहीं है, वो कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, ये कांस्टेंट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं पूछूं कि इसका मोमेंटम क्या कांस्टेंट है, तो आंसर है नहीं। ये मोमेंटम का सिंबल होता है, क्या इसका मोमेंटम कांस्टेंट है? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि मोमेंटम खुद में वेक्टर क्वांटिटी है, और इसमें जो अपन लोग एम वी आर यानी वो लिखते हैं ना, एम वी, तो एम वी जो वो जो वी लेता है ना, वो लेता है बेसिकली आपका क्या? वो लेता है आपका बेसिकली वेलोसिटी। ठीक है, समझ में आया? अब इसमें नेट एक्सीलरेशन क्या है? एसी के बराबर, मतलब जो आपका वो है नेट फोर्स, जो नेट फोर्स आपके ऑब्जेक्ट पर काम कर रहा है वो किसके बराबर हो जाएगा? सेंटीमीटर फोर्स के बराबर
हो जाएगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, सेंटीमीटर फोर्स के बराबर हो जाएगा। हाँ कि ना, ये सब वो किसके बराबर हो जाएगा, वो सेंटीमीटर फोर्स के बराबर हो जाएगा। समझ में आई इतनी बात, समझ में आई इतनी बात, ये सब इतनी बात हमें समझ में आती है। अब अगर मैं पूछूं आपका वर्क डन कितना हुआ, आपका वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन आपका कितना हुआ, तो वर्क डन क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। अब यहाँ पे एफ एस क्या है, एफ सी, हाँ कि ना, यहाँ पे एफ क्या है, एफ सी, और एस हो जाएगा और कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब ये देखो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो किस डायरेक्शन में होगा, वो अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। पर फोर्स किधर लग रहा है, टुवर्ड्स दी इन दी यानी टुवर्ड्स दी सेंटर अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर। मतलब इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, तो कॉस कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कॉस कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और कॉस 90 क्या होता है, जीरो होता है। कॉस 90 क्या होता है, जीरो होता है। तो ये पूरा टर्म, ये जो पूरा टर्म है ये खुद में क्या हो जाएगा, ये जो पूरा टर्म है ये खुद में जीरो हो जाएगा। ये जो पूरा टर्म है ये खुद में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब जो आपका वर्क डन है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो जीरो आ जाएगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि वर्क डन बाय सेंटीमीटर फोर्स इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या रहेगा, जीरो रहेगा। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जीरो रहेगा। अब अगर वर्क डन निकाल लें तो हम लोग पावर डिलीवर्ड भी निकाल सकते थे, कितनी पावर डिलीवर्ड हुई, हाँ कि ना, कितनी पावर एफ सी लगा पाया। तो आंसर क्या होगा, ये भी क्या होता है, या तो वर्क डन अपॉन टाइम ले लो। तो यहाँ पे वर्क डन क्या है, वर्क डन क्या है, जी लो, और टाइम को मैं टी ले लिया तो आंसर जीरो आ जाएगा। या आप ये ले लो, एफ वी कॉस उतना होता है, एफ वी कॉस थीटा होता है। तो वी तो यहाँ पे दिया हुआ है, वी कांस्टेंट लगेगा। कॉस थीटा में वो क्या हो जाएगा, कॉस 90 हो जाएगा, और एफ क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्यों एफ सी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी इस साइड है और एफ सी इस साइड है, तो 90 डिग्री हो गया। तो वापस से जो पावर डिलीवर्ड है वो फिर से जीरो हो जाएगी अगर उस फॉर्मूले से जाना चाह लो। और यहाँ पे ए नेट जीरो नहीं है, यहाँ पे ए नेट जीरो नहीं है, यहाँ पे ए नेट सेंटीमीटर एक्सीलरेशन से बराबर है। और कभी भी सर्कुलर मोशन में सेंटीमीटर एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, साथ ही साथ कांस्टेंट भी नहीं होगा, क्योंकि कंटिन्यूसली उसकी डायरेक्शन चेंज होते जा रही, कंटिन्यूसली उसकी डायरेक्शन चेंज होते जा रही। पर मैं ये बोल सकता हूँ कि जो सेंटीमीटर एक्सीलरेशन है, जो सेंटीमीटर एक्सीलरेशन है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट हो सकता है, उसका जो मैग्नीट्यूड है ये कांस्टेंट हो सकता है। मैं ये नहीं बोल सकता कि वो जो सेंटीमीटर एक्सीलरेशन वेक्टर है वो कांस्टेंट नहीं हो सकता कभी भी, पर जो उसका मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट हो सकता है। और ये मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो सकता है, ये वी स्क्वायर बाय आर के बराबर हो सकता है। ये किसके बराबर हो सकता है, ये वी स्क्वायर बाय आर के बराबर हो सकता है, हाँ कि ना, ये सर। अब एक बात देखना कि अगर मैं बता देते हैं, अगर मैं एक प्लेन लूँ, अगर मैं एक प्लेन लूँ जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, अगर मैं इसमें एक यूनिफॉर्म स्पीड से बता देते हैं घुमा सकता हूँ, एक सर्कुलर मोशन कर सकता हूँ। पर अगर मैं एक वर्टिकल प्लेन लूँ और उसमें मैं कोई सर्कुलर मोशन करवाना चाहूँ, उसमें मैं कोई सर्कुलर मोशन करवाना चाहूँ जैसे कि इस तरफ, तो इस पार्टिकल में क्या लगेगा, एम जी लगेगा। और ये एम जी कैसा लगेगा, टेंजेंशियल लगेगा। मतलब यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आ जाएगा। मतलब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो नहीं करेगा। मतलब ऐसा कोई से भी सर्कुलर मोशन जो वर्टिकल फील्ड में हो रहा है वो जनरली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो नहीं करेगा। कौन शो करेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में होने वाला जो बता देते हैं सर्कुलर मोशन है वो आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो करेगा। अब जो वर्टिकल फील्ड में हो रहा है या वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो होता है वो कैसे होगा वो समझना। वर्टिकल सर्कुलर मोशन हम लोग WPE के अंदर पढ़ते हैं, मतलब वर्क पावर एनर्जी के अंदर पढ़ते हैं, जो हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर हो सकता है, ठीक है, हाँ कि ना। तो वहाँ पे हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं। तो वहाँ पे ये जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है या जो वर्टिकल प्लेन में होने वाला सर्कुलर मोशन है, ये जो रहता है ये एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रहता है। क्यों, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्यों होता है, तो यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। ये जो वेलोसिटी है ये इसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी लग जा रहा है। अब ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी हो सकते हैं और अपोजिट इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी हो सकता है। तो यहाँ पे दो चीज़ आपको देखने तो मिल सकती है, हाँ कि ना, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। अब ये बताओ, अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपका वेलोसिटी जो है
वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या स्पीड खुद में वेरिएबल है, खुद में वेरिएबल है मतलब कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब ये हो जाता है कि जो आपका वो है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वो प्रेजेंट होगा, क्योंकि वेरिएबल होना या कांस्टेंट ना होना मतलब उसमें कंटिन्यूसली चेंज आ रहा है। अब वो चेंज कैसे है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हाँ कि ना, अल्लाह तो उसके ऊपर नहीं जाना है थी वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, अल्लाह तो जाना थी हाँ चेंज हो रहा है, अल्लाह तो जाना है कि हाँ चेंज हो रहा है। हाँ कि ना, ये सर जब चेंज हो रहा है तो तादेदे हैं जो आपका वो है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वही तो चेंज लाएगा मैग्नीट्यूड में, या आप बोल सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या स्पीड में वही तो चेंज लाएगा। इसका मतलब जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है वो नॉन जीरो है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नॉन जीरो है। अब अगर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नॉन जीरो है, अब अगर मैं ये बोलता हूँ कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नॉन जीरो है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नॉन जीरो है, मैं क्या बोल रहा हूँ, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नॉन जीरो है, इसका मतलब ये हो जाता है कि जो आपका अल्फा जो आपका अल्फा है वो भी क्या हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा, अल्फा भी क्या हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू अल्फा। अब अगर अल्फा आपका नॉन जीरो है, इसका मतलब जो आपका ओमेगा है वो भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, ओमेगा भी आपका कांस्टेंट नहीं रहेगा, ओमेगा भी आपका कांस्टेंट नहीं लगेगा, ये भी क्या होने लगेगा, वेराई करने लगेगा, ये भी क्या होने लगेगा, वेराई करने लगेगा। अब अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट कभी थी ही नहीं, ना मोमेंटम कभी कांस्टेंट था, हाँ कि ना। पर यहाँ पे अगर मैं ए नेट की बात करूँ, तो यहाँ पे मान लेते हैं अभी है ना टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इस साइड है और आपका सेंटीपिटल एक्सीलरेशन इस साइड लगेगा, हाँ कि ना, ये सर टुवर्ड्स दी सेंटर लगेगा, और आपका ए नेट किधर आ जाएगा, आपका ए नेट इस साइड आ जाएगा। मैंने वेक्टर में बताया है कि रिजल्टेंट वेक्टर कैसे बनाते हैं, तो आपका ए नेट इधर आ जाएगा, हाँ कि ना। ये क्या है, ये है आपका ए सी और ये है आपका ए नेट, ये क्या है आपका ए नेट, हाँ कि ना, नेट एक्सीलरेशन। तो अगर मैं बात करूँ नेट एक्सीलरेशन की, अब अगर मैं बात करता हूँ नेट एक्सीलरेशन की, तो जो आपका नेट एक्सीलरेशन है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा आपका ए टी वेक्टर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर मतलब सेंटीमीटर एक्सीलरेशन का वेक्टर, हाँ कि ना, यस सर। तो अब अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना रहेगा, मुझे ए नेट निकालना रहेगा, तो मैं यहाँ पे ए एन लिख दे रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा ए टी का स्क्वायर लूँगा, ए टी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले लूँगा, हाँ कि ना, ये सर। और मुझे आंसर मिल जाएगा, हाँ कि ना, ये सर, हाँ कि ना, ये सर। अब सर यहाँ पे तो और भी आता है 280 कॉस थीटा भी आना चाहिए, तो आंसर है कॉस थीटा में थीटा जो होता है वो एसी और एटी के बीच का एंगल होगा, और एसी और एटी के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, जीरो यानी 90 डिग्री हो जाएगा, तो कॉस कितना होगा, 90 डिग्री होगा, तो वो पूरा टर्म रिड्यूस हो जाएगा, वो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो उसे लाने की जरूरत नहीं है, सीधा ये फॉर्मूला याद रखो। अब अगर मैं यहाँ पे वो लेता हूँ थीटा लेता हूँ, अब मैं अगर यहाँ पे थीटा लेता हूँ तो यहाँ पे मान लो ये थीटा है, ये क्या है थीटा, तो टेन थीटा अगर मैं लेता हूँ, अगर मैं टेन थीटा यहाँ पे कैलकुलेट करने जाता हूँ, मैं यहाँ पे चलो इसे मैं टेन फाइव बोल दे रहा हूँ, थीटा तो वो हो जाएगा एंगल बिटवीन ए सी एंड ए टी, हाँ कि ना, यस सर। तो मैं इसे टेन फाइव बोल दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं इस एंगल तो क्या बोल दे रहा हूँ, टेन फाइव, तो इसका मतलब ये हो जाएगा टेन फाइव इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए टी, ए सी अपॉन ए टी, हाँ कि ना, यस सर। तो अगर मुझे कोई बोले कि अब टेन फाइव इतना है और मुझे ए सी दिया है तो ए टी कितना होगा, तो मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ। अब वैसे यही फॉर्मूला आपके फोर्स में भी चल देगा, क्यों, क्योंकि इससे मास इन मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका जो एफ नेट है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा आपका टेंजेंशियल फोर्स अपॉन यानी टेंजेंशियल फोर्स का वेक्टर प्लस आपके सेंटीपिटल फोर्स के वेक्टर के बराबर हो जाएगा, हाँ कि ना, ये सर। इसका भी मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे आप बता देते हैं। अगर आप एफ नेट का मैग्नीट्यूड निकालने जाते हैं, इसका अगर आप मैग्नीट्यूड निकालने जाते हैं एफ नेट का, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एफ टी का स्क्वायर, एफ टी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस एफ सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, एफ सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, हाँ कि ना, ऐसे करके आपका इसका मैग्नीट्यूड भी निकल जाएगा। अब यहाँ पे भी अगर मैं पूछूं कि वर्क डन बाय एफ सी क्या है, यहाँ पे मैंने तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चाहे मैं एफ सी के बारे में पूछूं या एफ नेट के बारे में पूछूं वर्क जीरो है, पर यहाँ पे मुझे ये भी पता चल रहा है कि यहाँ पे एक और फोर्स भी है एफ टी, तो एफ नेट एफ सी के बराबर नहीं है, इसका मतलब एफ नेट एफ टी और एफ सी के कारण जो वो आएगा ताकि तो वर्क डन आएगा वो जीरो आएगा, वो क्या आएगा, जीरो आएगा, हाँ कि ना।
तो अगर मैं वर्क डन की बात करता हूँ, बाय एफ सी, तो आंसर है वही तादेद है एफ सी एस, यानी एफ सी डॉट एस डॉट कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा फिर कॉस थीटा फिर से क्या हो जाएगा, कॉस 90 हो जाएगा जो 0 हो जाएगा, मतलब फिर से वर्क डन बाय एफ सी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब चाहे कोई सा भी सर्कुलर मोशन हो, यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो, जो आपका वर्क डन बाय सेंटीमीटर फोर्स है वो क्या होगा, वो हमेशा 0 का 0 ही रहेगा, वो हमेशा 0 का 0 ही रहेगा, हाँ कि ना, ये सर, वो हमेशा 0 का 0 ही रहेगा, हाँ कि ना, ये सर। और आपका एफ टी क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय आपका बेसिकली वर्क डन बाय आपका टेंजेंशियल फोर्स, तो आंसर है वो हो जाएगा आपका बेसिकली एफ टी डॉट एस। कॉस थीटा किधर गया, तो वो कॉस थीटा आपका वो मान लेते हैं, वो कॉस थीटा किधर गया, तो मान लो ये आपका एक वो है, ये है आपका एक सर्कुलर मोशन, ये क्या है आपका एक सर्कुलर मोशन, इसमें एस इस साइड है और आपका जो एफ टी है वो भी इस साइड है, हाँ कि ना, ये सर, आपका एफ टी जो है वो भी इस साइड है, हाँ कि ना, ये सर। तो 0 डिग्री मान लिए तो वो एफ टी डॉट एस आ गया, अब ये 0 के बराबर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात आ जाती है कि अगर मैं यहाँ पे पावर डिलीवर की बात करता हूँ तो एफ सी के द्वारा तो 0 ही रहेगा, तो एफ सी के द्वारा अगर कोई फोर्स, यानी अगर कोई काम किया ही नहीं गया तो वो पावर कैसे डिलीवर करेगा, तो वो तो 0 ही रहेगा। पर मैं एफ टी की बात करता हूँ, अगर मैं एफ टी की बात करता हूँ तो एफ टी के द्वारा किया गया जो वो वर्क है वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ टी डॉट थीटा, एफ टी डॉट वी के बराबर हो जाएगा। सर यहाँ पे भी कॉस थीटा किधर गया, तो वो कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री हो जाता है जो 1 हो जाता है, इसीलिए एक्चुअली में एफ टी डॉट वी बचता है, हाँ कि ना, ये सर, हाँ कि ना, ये सर, समझ में आया। अब ये जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ये किस में होता है, तो आंसर है ये जनरली हम लोग वर्टिकल फील्ड में देखते हैं, जनरली हम लोग वर्टिकल फील्ड में देखते हैं, ये जनरली हम लोग वर्टिकल फील्ड में देखते हैं, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ लेना, यही सब बातें मैंने इधर लिख दी हैं। अभी ये जो पॉइंट है ये देखो, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, कैसे पता मुझे सर, तो मैंने यहाँ पे डिनोशन दिया है, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को सेम वेरिएबल से डिनोट किया है, v1 v2 ना करते से v से डिनोट किया, इसका मतलब मैग्नीट्यूड सेम है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम है, तो मुझे अगर चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है फ्रॉम ए टू बी, तो मैं क्या करूँगा, 2v साइन थीटा बाय 2 कर लूँगा। अब इसका डेरिवेशन मत पूछना कैसे आया, तो डेरिवेशन अभी हम लोग काम का नहीं है, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर, सिंपल सा है यार, ये बी के तरफ वाला वेलोसिटी वेक्टर माइनस ए की तरफ वाला वेलोसिटी वेक्टर कर दो, तो वो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा। तो वो फॉर्मूला जब रखोगे तो उसमें क्या होगा, वी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, हाँ कि ना, 2v स्क्वायर रूट ऑफ 2v स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो जब आप उसे फॉर्मूले में डालोगे उसी इक्वेशन से, तो आपको स्क्वायर रूट से आपका बाहर आ जाएगा 2, बाहर आ जाएगा v और साइन थीटा बाय 2, तो ये आपका इक्वेशन आ जाएगा, हाँ कि ना। और मैंने वही बात जो मैंने ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बताई वही मैंने यहाँ पे लिख दी है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे एक और पॉइंट जोड़ दिया है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में तारे आपका जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन जो है जी का वो हमेशा क्या ले रहा है, सेम ले रहा है, जबकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो आपका AC है मतलब सेंटीमीटर फोर्स है उसका, यानी सेंटीमीटर एक्सीलरेशन है उसका सिर्फ डायरेक्शन यानी मैग्नीट्यूड सेम ले रहा है, उसका डायरेक्शन कंटिन्यूस चेंज होता जा रहा है, उसका डायरेक्शन कंटिन्यूस चेंज होता जा रहा है। तो सेंटीमीटर फोर्स क्या होती है, ये ऐसी एक फोर्स है जो बता देते हैं आपको सर्कुलर मोशन करवाती है, जो आपको सर्कुलर मोशन करवाती है, और ये आपके वेलोसिटी के बता देते 90 डिग्री पे रहती है, ताकि आप एक सर्कुलर मोशन कर पाए, मान लो यहाँ पे एक पार्टिकल जा रहा है और उसमें यहाँ पे 90 डिग्री पे मैंने एक एक्सीलरेशन लगा दी कंटिन्यूस, तो वो ऐसे सर्कुलर मोशन में घूमते रहेगा, वैसे सर्कल में घूमते रहेगा, हाँ कि ना। पर मान लो यहाँ पे एक पार्टिकल जा रहा है और उसमें मैंने एक्सीलरेशन लगा दी ऐसे, तो वो क्या करेगा, वो ऐसे एलिप्स यानी वो ऐसे हेलिकल पाथ में घूमता रहेगा, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर, समझ में आया। तो ये होता है, ये फॉर्मूले हम लोग देख चुके हैं कि m डॉट ए सी यानी एफ सी वैक्टर इज इक्वल टू m डॉट ए सी वैक्टर, जहाँ पे
AC का जो मैग्नीट्यूड है वो माइनस आर कैप हो जाता है, तो इक्वेशन ऐसे बन जाती है m डॉट ए सी यानी m इंटू ए सी और ब्रैकेट में माइनस आर कैप ले देंगे तो एफ सी इज इक्वल टू m डॉट यानी m इंटू ए सी। ए सी को आप वी स्क्वायर बाय आर भी लिख सकते हो, तो एक और फॉर्मूला बन जाता है एम वी स्क्वायर बाय आर एफ सी का यानी सेंटीमीटर फोर्स का। अगर मैं बता देते वो लिखूँ ए सी को अगर ओमेगा के टर्म्स में लिखूँ तो ओमेगा स्क्वायर आर आ जाता है, तो इसीलिए आप एफ सी का एक और फॉर्मूला बता सकते हो एम ओमेगा स्क्वायर आर। और अगर मैं ओमेगा और वी दोनों के टर्म्स में मिला के लिखूँ तो ए सी हो जाता है ओमेगा इंटू वी, तो एफ सी जो है वो आपका हो जाएगा एम ओमेगा वी। तो मैंने उसी को एक सिंगल इक्वेशन में समराइज कर दिया है, जिससे आप बस ये इक्वेशन याद कर लेंगे या इस इक्वेशन तो देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, अब एक बात देखना, अब हम लोग आते हैं सेफ टर्निंग पे। सेफ टर्निंग में हम लोग डेरिवेशन नहीं करेंगे, हम लोग सेफ टर्निंग में डेरिवेशन नहीं करेंगे, तो डेरिवेशन करना अभी काम का नहीं है। अभी सेफ टर्निंग में डेरिवेशन करना काम का नहीं है। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। तो सेफ टर्निंग सर्कुलर लोड में जब सिर्फ फ्रिक्शन हो तो क्या करेंगे, तो जब फ्रिक्शन होगी ना, जब सिर्फ फ्रिक्शन होगी सर्कुलर लोड में, तो फ्रिक्शन तो किधर काम करनी चाहिए, फ्रिक्शन अंदर की ओर काम करेगी, मतलब ये ऐसा सेंटीमीटर फोर्स काम करेगी, ये एक ऐसा सेंटीमीटर फोर्स काम करेगी। हाँ कि ना? तो आपका जो सेंटीमीटर फोर्स है एफ जो है वो बता देते हैं सेंटीमीटर फोर्स की तरह काम करने थे, और इसमें एक सर्कुलर मोशन लाने के लिए ये उस सर्कुलर पाथ में रिक्वायर सर्कुलर फोर्स यानी सेंटीमीटर फोर्स के बराबर होनी चाहिए या उससे बड़ी होनी चाहिए। तो उस सर्कुलर पाथ में रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स किसके बराबर होगी, एम वी स्क्वायर बाय आर, एम वी स्क्वायर बाय आर। अब यहाँ पे एम तो पता है मास ऑफ दी ऑब्जेक्ट हो गया या मास ऑफ दी व्हीकल हो गया, पर वी क्या है, वी हो जाती है वेलोसिटी, वी हो जाती है वेलोसिटी। क्यों वेलोसिटी तो होती है, हम लोग व्हीकल की ओमेगा नहीं करेंगे, व्हीकल की हम लोग वेलोसिटी चेक करते हैं। हम लोग व्हीकल जब एक सर्कुलर पाथ में घूमती है तो उसकी ओमेगा चेक नहीं करते, उसकी वेलोसिटी चेक करते हैं। हाँ कि ना? तो जब आप इसे देखेंगे ऐप की वैल्यू म्यू एन डालेंगे तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपका जो वो है वी मैक्स की मैक्सिमम स्पीड जिससे आप टर्न कर सकते हो वो अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी आ जाएगा। हाँ कि ना? यस सर। अब जब बैंक कर दिया जाए, फ्रिक्शन नहीं है, जब बैंक कर दिया जाए मतलब सड़क के एक कोने को थोड़ा उठा दिया जाए ताकि एक सर्कुलर टर्न आसानी से लेते बने, ताकि एक सर्कुलर टर्न आसानी से लेते बने, तब क्या करते हैं, तब आपका है ना आपको एक सेंटीमीटर फोर्स की जरूरत है। पर जब आप सर्कुलर टर्न लेंगे कोई फ्रिक्शन नहीं है तो यहाँ पे तो फ्रिक्शन आपका बता देते हैं सेंटीमीटर फोर्स की तरह एक्ट नहीं कर सकता। यहाँ पे बचता क्या है, बस आपका mg बचता है, बस यहाँ पे बचता क्या है, आपका mg बचता है और आपका नॉर्मल बचता है। तो आप क्या करते हैं, आपके नॉर्मल के ऐसे कंपोनेंट बना देते हैं जिसमें से एक नॉर्मल का कंपोनेंट mg को बैलेंस करते रहे और एक कंपोनेंट आपका सेंटीमीटर फोर्स की तरह एक्ट करता रहे। तो यहाँ पे ये बैंक कर दिया गया, एक कोने को उठा दिया गया, उठा देते हैं सड़क के। तो यहाँ पे जब आप देखोगे, जब यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो है ये एंगल हो जाता है थीटा, ये एंगल हो जाता है थीटा, ये है आपका mg और ये है आपका नॉर्मल। हाँ कि ना? तो दी सरफेस के नॉर्मल होना चाहिए, तो इसके ये 90 डिग्री पे रहता है। अब इस नॉर्मल के दो कंपोनेंट में करूँगा, जो एक mg को बैलेंस करेगा और एक किसे बैलेंस करेगा, यानी एक सेंटीमीटर फोर्स की तरह एक्ट करेगा। तो वो कौन सा हो जाएगा, एन साइन थीटा जो है, क्योंकि अगर ये थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा। हाँ कि ना? तो ये क्या हो जाएगा, ये एन कॉस थीटा और ये एन साइन थीटा। यहाँ पे जो एन कॉस थीटा है वो mg को बैलेंस कर रहा है और जो बता देते हैं एन साइन थीटा है वो ऐसा सेंटीमीटर फोर्स एक्ट कर रहा है, वो ऐसा सेंटीमीटर फोर्स एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे वी मैक्स क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, यहाँ पे वी मैक्स क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। हाँ कि ना? जैसे आपका टेन थीटा क्या आ जाएगा, एच बाई बी। एच हो सकता है कि बैंकिंग के समय एक साइड तो कितना हाइट उतारा गया, बी होता है तो जब उठाया नहीं गया था तो उसकी लेंथ कितनी है। देखो इस ट्रायंगल की ये जो बेस वाली जो लेंथ है ये आपका बी हो जाता है और ये जो है ये आपका एच हो जाता है। हाँ कि ना? यस सर। तो टेन थीटा हो जाता है एच बाई बी या वी स्क्वायर बाय आर जी, वी स्क्वायर बाय आर जी। अब एक बात यहाँ पे गौर करना है, एक बात यहाँ पे गौर करना,
कि जब भी आप एक पार्टिकल जो झुकाएंगे या किसी उस पाथ को झुकाएंगे एक तरफ, मतलब जब भी आप एट एन एंगल लेंगे तो हमेशा आपका टेन वी स्क्वायर बाय आर जी आएगा, आपका टेन वी स्क्वायर बाय आर जी आएगा। सिर्फ एक में नहीं आता, जब आप बैंकिंग ऑफ फ्रिक्शन एक साथ करते हैं, जब आप बैंकिंग ऑफ फ्रिक्शन एक साथ करते हैं, जब आप बस एक फोर्स के हवाले लेते हैं, जब आप बस एक फोर्स के हवाले लेते हैं और उसके कंपोनेंट करते हैं और वो एट एन एंगल टिल्ट लेता है वो कंपोनेंट, तो क्या बोलते हैं, तब आपका टेन थीटा हमेशा वी स्क्वायर बाय आर जी आएगा। अभी आगे देखेंगे, जैसे जैसे अगर मैं एक बेंडिंग ऑफ बाइसाइकिल की बात करूँ तो ये साइकिल जब टर्न लेता है तो वो एक तरफ झुकता क्यों है, क्योंकि जब एक साइकिलिस्ट अगर एक टर्न लेगा, अगर वो सीधा रहेगा तो उसका नॉर्मल और एमजी एक दूसरे तो बैलेंस करते हुए लेंगे, कोई उसके पास टर्न लेने के लिए सेंटीमीटर फोर्स की तरह एक्ट करने के लिए वो नहीं होगा फोर्स, तो वो क्या करता है, अपने नॉर्मल को इस तरीके से झुका लेता है, अपने नॉर्मल को झुका लेता है ताकि वो नॉर्मल जो है उसके दो कंपोनेंट हो जाए, उसके क्या हो, दो कंपोनेंट हो जाए, एक एमजी को बैलेंस कर ले और एक किसे बैलेंस करे, एक किसे बैलेंस करे, एक आपके उसे बैलेंस करे, किसे बता देते हैं सेंटीमीटर फोर्स की तरह एक्ट करे। अब ये बात देखना कि जब भी ये साइकिलिस्ट का डायग्राम बनाया जाएगा तो ये साइकिलिस्ट की ओरिजिनल पोजीशन है और ये साइकिलिस्ट का बेंडिंग हुआ पोजीशन है, तो टेन थीटा जनरली इस साइड से लिया जाता है, तो टेन थीटा हो जाता है वी स्क्वायर बाय आर जी। वैसे ही जब आइस स्केटर जो है वो भी जब टर्न लेते हैं तब भी वो क्या करते हैं, उनकी ओरिजिनल पोजीशन ऐसे वर्टिकल रहती है, जब उन्हें टर्न लेना रहता है तब वो जाते हैं ऐसे झुकते हैं, तो यहाँ पे भी टेन थीटा ऐसे लिया जाता है। अब इन दोनों जगह देखो हल्का सा एंगल में झुकावा आता है और बस एक फोर्स के कंपोनेंट किए गए हैं उनके नॉर्मल के, तो यहाँ पे टेन थीटा दोनों जगह किसके बराबर है, वी स्क्वायर बाय आर जी के बराबर है। वहीं अगर मैं एरोप्लेन और बर्ड के टर्निंग की बात करूं तो एरोप्लेन और बर्ड दोनों टर्निंग के समय एंगल बनाते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी इन्हें ना कुछ ऐसी फोर्स की जरूरत रहती है जो किसकी तरह एक्ट कर सके, जो बता देते हैं आपके बेसिकली सेंटीमीटर फोर्स की तरह एक्ट कर सकते हैं, तो ये भी अपने नॉर्मल के दो कंपोनेंट कर देते हैं, एक एमजी को बैलेंस करते रहता है और एक सेंटीमीटर फोर्स की तरह एक्ट करते रहता है। तो बर्ड और एरोप्लेन की जो ओरिजिनल पोजीशन रहती है वो ऐसे रहती है और ये जब टर्न लेते हैं तो ऐसे उठते हैं, तो एंगल ये वाला लिया जाएगा, हाँ कि ना, यस सर, तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी, हाँ कि ना, यस सर। अब आते हैं कि बैंकिंग ऑफ लोड बट फ्लिक्शन के साथ, तो बैंकिंग ऑफ लोड की गई है पर फ्लिक्शन के साथ, तो बैंकिंग ऑफ लोड जब की जा रही है फ्लिक्शन के साथ मतलब वहां पे फ्रिक्शन भी है, तो वहां पे दो केसेस बनते हैं। अगर आपकी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो है, अगर आपकी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो है तो आपकी जो वो आपकी जो व्हीकल है वो अंदर की ओर दबने की कोशिश करती है, जब आपकी व्हीकल उस रास्ते में नीचे की ओर उतरने लगती है तो आपकी फ्रिक्शन ऊपर की ओर लगती है, हाँ कि ना, यस सर। तो यहाँ पे एक मिनिमम स्पीड और मैक्सिमम स्पीड का कंसेप्ट आता है, तो यहाँ पे मिनिमम स्पीड क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन वन प्लस म्यू टेन थीटा, हाँ कि ना, यस सर, ठीक है। तो ये डायग्राम देखना मैंने इसमें ना डिटेल से हर एक फोर्स का कंपोनेंट कैसे करना है वो दे दिया है, ठीक है, हाँ कि ना। अब यहाँ पे एंगल ऑफ लिपोस भी आता है, यहाँ पे एंगल ऑफ लिपोस भी आता है कि कितने एंगल पे फ्रिक्शन मैक्सिमम हुआ, हाँ कि ना, लिमिटेड फ्रिक्शन हुआ, लिमिटेड फ्रिक्शन हुआ, हाँ कि ना। तो 10 मिनिमम अगर एंगल ऑफ लिपोस के टर्म्स में दिया जाए, अगर एंगल ऑफ लिपोस में दिया जाए तो वी मिनिमम हो जाता है अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा माइनस टेन फाइव, यानी टेन थीटा माइनस फाइव, जहाँ पे फाइव क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन या लिपोस एंगल। अब जब आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई रहती है तो आपकी जो कार है या आपकी जो व्हीकल है वो बाहर की ओर भागने की कोशिश करती है, और जब वो बाहर की ओर भागने की कोशिश करती है तो आपका जो फ्रिक्शन है वो नीचे की ओर लगता है, अंदर की ओर लगता है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर फोर्स की तरह एक्ट करने के लिए दो कंपोनेंट आ जाते हैं, एक एन साइन थीटा और एक एफ कॉस थीटा, हाँ कि ना। ऊपर वाले में क्या हो रहा था, एफ साइन थीटा सेंटीमीटर फोर्स की तरह एक्ट करने तो आया, पर एफ कॉस थीटा उस एफ साइन थीटा की वैल्यू को घटाने लगता है, हाँ कि ना, यस सर। पर यहाँ पे एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा एफ एन साइन थीटा की मदद करता है और सेंटीमीटर फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है उसे बढ़ाता है, हाँ कि ना, यस सर। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम स्पीड आती है वो आती है अंडर रूट ऑफ होल
आर जी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। यहाँ पे क्या आ रहा था, टेन थीटा माइनस म्यू, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेन थीटा प्लस म्यू, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा था, 1 प्लस टेन थीटा बाय म्यू, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस म्यू टेन थीटा। हाँ कि ना। अब यहाँ पे एंगल ऑफ लिपोस क्या, अगर फाइव एंगल ऑफ लिपोस है तो यहाँ पे वी मैक्स हो जाता है रूट ऑफ आर जी टेन थीटा प्लस फाइव। हाँ कि ना, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। अब आते हैं दूसरे कंसेप्ट के ऊपर, लोता के ऊपर पे। लोता क्या होता है, आपने कभी दलम लिया होगा, हाँ कि ना, यस सर, बचपन में ये बहुत सूझता है। दलम लिया होगा और उसमें है ना, यहाँ पे कुछ डाल दिया होगा एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, और फिर इस दलम को इतना तेजी से घुमाया होगा कि ये ऑब्जेक्ट है ना, पहले थोड़ा सा जाके घूम के गिरा होगा, ये थोड़ा सा जाके घूम के गिरा होगा, अब पूरा फिर इसी के साथ ऐसे घूमना चालू कर दिया होगा। हाँ कि ना, यस सर। तो यही होता है लोतर, यही क्या होता है, रोतर होता है। ये बहुत से मेलों में भी है ना, ये वाला खेल दिया जाता है कि जब आप बता देते हैं वो करते हैं, मेलों में पानी के ऊपर है ना ऐसे एक वो लग दिया जाता है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का ट्यूब जो सिलेंड्रिकल रहता है, और उससे क्या होता है, उसमें जब आप घुमाते हैं तो कई बार क्या होता है, अगर आपके साथ घुमाने वाले बहुत ज़्यादा ताकत वाले हैं तो वो आप थोड़ा थोड़ा घूम के उसमें गिर जाते हैं, उसके अंदर की सरफेस के साथ आप भी लपेटाते जाते हैं। जब वो पागल सांड लोटो सूझता है कि एकदम अपनी शक्ति दिखाई देंगे, जो बॉर्नवीटा उन लोग पी के आए हैं, मतलब बस उसकी शक्ति है ना, यही बॉर्नवीटा इसी दिन के लिए पिए थे उन लोग, और उन लोग दादे थे घुमा घुमाते इतना तेज कर देते हैं कि एक बार आप पूरा सर्कल ही मान लेते हो, तब वो कहलाता है लोतर। तो वहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट है, वहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट है, इसमें mg काम कर रहा है और ऊपर की ओर फ्रिक्शन काम करेगा, फ्रिक्शन आपके mg को बैलेंस करेगा। हाँ कि ना। तो फ्रिक्शन mg से ज़्यादा होना चाहिए या mg के बराबर होना चाहिए ताकि आप फॉल ना करें। हाँ कि ना। जब जो आपका वो है लोतर वर्टिकल हो, हाँ कि ना, और आपका जो नॉर्मल है वो किसकी तरह एक्ट करेगा, सेंटीमीटर फोर्स की तरह एक्ट करेगा, तो आपका ओमेगा मिनिमम कितना आ जाएगा, g बाय म्यू आर। ये म्यू क्या है, म्यू बेसिकली बता देते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। म्यू क्या है, बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, वो सबको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे म्यू क्या लिया गया, क्योंकि जब आप इसे घुमा रहे हैं तो आप इसकी एंगुलर वेलोसिटी में चेंज कर लें, आप किसी इसकी एंगुलर वेलोसिटी जनरेट कर लें। वही डेथ वेल में होता है। डेथ वेल में क्या होता है, मौत के कुएं में एक आदमी यहाँ नीचे से है ना चलते हुए जाता है। एक्चुअल में मौत का कुआं कुछ ऐसा रहता है, मौत का कुआं कुछ ऐसा रहता है, हाँ कि ना, और ऊपर जाते वो सिलेंड्रिकल होता है, वो धीरे धीरे ऐसे चलाते जाते चलाते जाते चलाते जाते चलाते जाते और फिर यहाँ एक लेवल में आके वो चलाते रहते हैं और वहाँ पे कर्तव्य दिखाते रहता है। हाँ कि ना, यस सर। ठीक है, तो मैं पहला मौत का कुआं बता देते क्लास टी के अराउंड देखा था मेले में, ठीक है। तो ये है तो इसमें नॉर्मल आएगा, हाँ कि ना। तो टी नीचे की ओर तो mg काम कर ले, जिसे फ्रिक्शन बैलेंस करेगा, फ्रिक्शन mg से बड़ा होना चाहिए या बता देते उसके बराबर होना चाहिए, तो n यहाँ पे आपका mv स्क्वायर r के बराबर हो जाएगा, हाँ कि ना। तो आपका जो v मिनिमम है, टी मिनिमम स्पीड चाहिए ताकि वो घूमते रहे, तो वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर जी बाय म्यू, हाँ कि ना, यस सर, अंडर रूट ऑफ आर जी बाय म्यू, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। अब आते हैं दादे हैं कॉन्वेक्स यानी सर्कुलर पेंडुलम में। सर्कुलर पेंडुलम में क्या होता है, एक तो होता है पेंडुलम, एक होता है पेंडुलम जो यहाँ पे रहता है और ऐसे एक्सट्रीम पोजीशन में ऑसिलेट करते रहता है। अब जब इसी पेंडुलम को आप बता देते हो ओमेगा, ओमेगा लगा के और घुमाने लग जाओ, हाँ कि ना, ओमेगा लगाते इसे ऐसे घुमाने लग जाओ, तब ये कहलाने लग जाता है सर्कुलर पेंडुलम। तो सर्कुलर पेंडुलम में अगर यहाँ से वर्टिकल से एंगल थीटा लिया जा रहा है तो टेन थीटा कितना हो जाता है, वी स्क्वायर बाय आर जी। देखो यहाँ पे भी मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे बॉब को झुका दिया ताकि जो आपका टेन यानी जो आपकी टेंशन है स्टिलिन में, उसके दो कंपोनेंट बन जाए, एक वर्टिकल कंपोनेंट बन जाए जो एम को बैलेंस करे, और एक दादे दे हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन जाए जो किसे बैलेंस करे, यानी जो सेंटीमीटर फोर्स की तरह बैलेंस करे। तो ये अगर थीटा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा आपके mg को बैलेंस करेगा, और टी साइन थीटा, यहाँ पे टी क्या है, टेंशन और इन दी स्टिलिंग, तो टी साइन थीटा आपके सेंटीमीटर फोर्स की तरह एक्ट करेगा। तो आपका v किसके बराबर हो जाएगा, v हो जाएगा साइन थीटा इंटू अंडर रूट ऑफ जी एल बाय कॉस थीटा, और आपका ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ जी टेन थीटा बाय आर।
या आप ये बोल सकते हो अंडर रूट ऑफ g/l cos थीटा, हाँ कि ना। ये सर, और यहाँ पे टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, तो टाइम पीरियड तो यहाँ पे छोटे टी से दिखाया, तो वो हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ l cos थीटा बाय g। और टेंशन कितना हो जाएगा, टेंशन वही है कि आप mg को जोड़ दो और fc को जोड़ दो। क्यों mg और fc तो जोड़ लें, क्योंकि tan थीटा के दो कंपोनेंट जो f cos थीटा प्लस f sin थीटा, तो जब आप ऐड करोगे तभी तो tan आएगा, यानी तभी तो आपका यानी टेंशन थे जब आप f cos थीटा और सॉरी वापस से बोलता हूँ, टेंशन के दो कंपोनेंट हुए टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा, जब आप उन दोनों तो ऐड करेंगे तभी तो टेंशन आएगा। और ये दोनों कंपोनेंट क्या कर ले, टी कॉस थीटा आपके एमजी के बराबर है और जो आपका टी साइन थीटा है वो सेंटीमीटर फोर्स के बराबर है। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जब आपका टेंशन लाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं एम जी अंडर लोड ले लूंगा, एम जी स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर सेंटीमीटर फोर्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, हाँ कि ना। यस सर। अब आते हैं कॉन्वेक्स और कॉन्केव ब्लेड में। ये जो कंसेप्ट है ना, इसमें क्या होता है, आपको बस एंगल पहचानना रहता है, इसमें बस आपको फोर्स का वो आना चाहिए, बता देते हैं कौन सा फोर्स कैसे एक दूसरे तो बैलेंस कर ले। मतलब मान लो ये एक कॉन्वेक्स पाथ ले लेता हूँ, ये मैंने एक कॉन्वेक्स पाथ ले लिया इसका, हाँ कि ना। तो जब यहाँ पे ये एक पार्टिकल है, जब यहाँ पे एक पार्टिकल है तो इसका नीचे क्या लगल है, एम जी, और इधर क्या लगल है नॉर्मल, और इधर क्या लगल है फ्लिक्शन, हाँ कि ना। इधर क्या लगल है फ्लिक्शन, ताकि ये नीचे ना गिर जाए। तो जब मैं एम के दो कंपोनेंट करूंगा तो ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा और ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। यहाँ पे ये नहीं सॉरी, जब मैं इसके दो कंपोनेंट करूंगा, जब मैं इसके दो कंपोनेंट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये है थीटा, हाँ कि ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, मैंने यहाँ पे साइन लिख दिया, ये एम जी कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एम जी कॉस थीटा है वो आपके सेंटीमीटर फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, पर पूरी तरीके से नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एम जी कॉस थीटा है वो टुवर्ड्स दी सेंटर तो एक्ट कर रहा है, पर एम जी कॉस थीटा के जस्ट अपोजिट कौन है, आपका नॉर्मल। तो एम जी कॉस थीटा माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, हाँ कि ना। जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर। और आपका जो फोर्स है वो किसे बैलेंस कर रहा है, वो बैलेंस कर रहा है आपके एम जी साइन थीटा को। वो किसे बैलेंस कर रहा है, वो बैलेंस कर रहा है आपके एम जी साइन थीटा को, हाँ कि ना। तो ये आपको देखने को मिल जा रहा है एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं थीटा को डिक्रीज करता हूँ तो आपको ये जो कॉस वाला कंपोनेंट है ये क्या होगा, इंक्रीज होगा, मतलब जो आपका नॉर्मल है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। पर ये जो साइन वाला कंपोनेंट है ये डिक्रीज हो जाएगा थीटा के साथ, तो आपका जो फ्रिक्शन है वो डिक्रीज होता हुआ जाएगा, हाँ कि ना। जी सर। ये तो कॉनकेव का एक पार्ट हो, यानी कॉन्वेक्स का एक पार्ट हो गया। कॉन्वेक्स का दूसरा पार्ट भी बचा है, ये वाला पार्ट, हाँ कि ना। तो कॉन्वेक्स दूसरे वाले पार्ट में देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, हाँ कि ना। और ये क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। और इसमें ये क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा, हाँ कि ना। ये क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा। और इससे क्या आ जाएगा, एम जी साइन थीटा। इससे क्या आ जाएगा, एम जी साइन थीटा। जय श्री राम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा। तो यहाँ पे देखोगे तो एन इज इक्वल टू एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर, जो वहाँ पे हुआ, और वही एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। यहाँ पे जब आप थीटा इंक्रीज करोगे, जब भी आप थीटा इंक्रीज करोगे, क्यों वहाँ पे थीटा डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ नीचे से ऊपर जा रहा है। जबकि जो सेकंड केस लिया मैंने, यहाँ पे ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब थीटा इंक्रीज होगा। जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा कॉस घटेगा, मतलब आपका नॉर्मल घटेगा। और जैसे जैसे आपका थीटा इंक्रीज होगा तो आपका साइन बढ़ेगा, मतलब आपका फ्रिक्शन बढ़ेगा, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर। ठीक है, और बनना भी चाहिए। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आपका पार्टिकल यहाँ पास आते जाएगा, यहाँ सरफेस के पास आते जाएगा, यहाँ पे आ गया तो आपका जो एम है वो ज़्यादा एम जी साइन थीटा की ओर जाता जाएगा। जैसे जैसे एम जी ज़्यादा एम जी साइन थीटा की ओर जाते जाएगा, मतलब एम जी जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू बढ़ते जाएगी, हाँ कि ना। उसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ते जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है आपके फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ते लेनी चाहिए। अब कॉनकेव पार्ट की बात कर लेते हैं। ये जो कॉनकेव पार्ट है, ये जो कॉनकेव पार्ट है इसकी बात कर लेते हो, तो इसके आधे पार्ट की बात करेंगे, बाकी आधे पार्ट में वही लगा देना, ठीक है। तो ये है आपका कॉनकेव पार्ट और ये है आपका पार्टिकल। यहाँ पे क्या लगा है, एम जी लगा है, यहाँ पे क्या लगा है, एम जी लगा है। और यहाँ पे क्या लगा है, आपका बेसिकली वो लगा है, क्या यहाँ पे लगा है आपका नॉर्मल। अब एम जी को फिर से बांटूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा, हाँ कि ना।
और ये क्या हो जाएगा mg sin थीटा। फ्रिक्शन ऊपर की ओर लग रहा है, हाँ कि ना, तो यहाँ पे फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg sin थीटा और n इज इक्वल टू m स्क्वायर v प्लस mg cos थीटा, हाँ कि ना। तो जब थीटा तो डिक्रीज करूंगा, क्यों, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है तो थीटा डिक्रीज होते जाएगा। देखो मैंने थीटा कहाँ से लिया, थीटा लिया कहाँ से, देखो 2 मिनट, देखो ये देखो मैंने थीटा कहाँ से लिया, यहाँ से। तो जैसे ऊपर से नीचे आते जाएगा थीटा डिक्रीज होते जाएगा, तो कॉस कंपोनेंट बढ़ता जाएगा, आपका नॉर्मल बढ़ता जाएगा, साइन कंपोनेंट डिक्रीज होते जाएगा, आपका फ्रिक्शन जो है वो डिक्रीज होते जाएगा, आपका फ्रिक्शन डिक्रीज होते जाएगा, हाँ कि ना, ये सर, हाँ कि ना, ये सर। बस इतनी सी ही बात है इस चैप्टर में, बस इतनी सी ही बात है इस चैप्टर में, ठीक है। तो यहीं पे ये चैप्टर समाप्त होता है, ठीक है, यहीं पे इस चैप्टर की समाप्ति होती है, हाँ कि ना, ये सर, ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। तो चलते हैं बस जयराम जी की